वेलकम एस्पिरेंट्स। मिशन 50 आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये पेड बैच है और यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो बीपीएससी TRE 4 देने जा रहे हैं या 71st बीपीएससी में जो अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए फ्रूटफुल क्लास होंगी। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर हम लगातार संचालित कर रहे हैं। आपका मौलिक अधिकार का सेक्शन कल समाप्त हो चुका था, विधिवत रूप से मैंने समाप्त कर दिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। अब आपका जो सेशन चल रहा है वो डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी के प्रावधान कब किए गए, डीपीएसपी के बारे में कौन सा कोटेशन किसका क्या था, और डीपीएसपी का महत्व क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आर्टिकल के साथ उसको लेके आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक कौन कौन से पार्ट है, किसका 2 पार्ट है, कौन 42वें संविधान संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया, उन सभी की चर्चा करेंगे। 97th CAA द्वारा कौन सा जोड़ा गया पार्ट, वो सभी को हमको यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी आपको 6 से 12th आपको मानक लेके चलना है। PYQ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते रहिए, और बीपीएससी चूंकि एग्जाम को कंडक्ट कर रही है तो बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। अन्य जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, उसके भी पैटर्न को थोड़ा हमको अवगत होकर चलना है। तो मैं यहाँ पर जो क्लास ले रहा हूँ वो सभी सामग्रियों को समाहित कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एग्जाम के लिए ज़्यादा नीड होती है। हमको क्या करना है, स्टेट में जो खासकर जो प्रश्न का नेचर है उस प्रश्न को होते हुए आगे बढ़ना है। मतलब फैक्चुअल नेचर के ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं स्टैटिक पोर्शन से, और कुछ प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है जहाँ पर स्टेटमेंट दिया जाएगा और आर्टिकल से संबंधित इनडायरेक्ट पक्ष को यहाँ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपका समझ कितना, कॉन्सेप्ट आपका कितना बेहतरीन है, ताकि उस प्रश्न का आप उत्तर दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 36 से 51 हमको लिखना है एक एक करके। तो 36 से 51 तक एक एक करके हम चर्चा करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल 36 लिख के डैश दीजिए। पहले सबसे पहले आर्टिकल 36 लिखिए और डैश दीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। प्रियंका, रूबी, सभी का स्वागत है। चलिए आर्टिकल 36 लिख के डैश दीजिए। आर्टिकल 36 लिख के डैश देना है, लिखिए उसमें। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसमें? आर्टिकल 36 में। ठीक है, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ कोई बता सकता है क्या? मतलब जैसे मैंने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य बताया था, राज्य की परिभाषा क्या दिया था? PSU है, जितने संवैधानिक संस्थान है राज्य है। कोई भी अगर PSU है जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो भी एक राज्य माना जाएगा। मतलब अगर किसी संस्थान के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो माना जाएगा कि आप राज्य, एक स्टेट है, और आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। यहाँ भी डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य बोला गया। राज्य का परिभाषा वही है जो फंडामेंटल राइट में शामिल है। यहाँ पर लिखवाएंगे दोबारा नहीं, यहाँ भी राज्य के अधीन वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जितना जो संवैधानिक बॉडी है वो भी आ जाएगा। ठीक है, जितना जो PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे NTPC, ONGC, जितना आप करते हैं, जैसे पूछते हैं महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनी, आप लोग पढ़ते होंगे। महारत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है? महारत्न कंपनी आप कितनी हो चुकी है? 15 है ना? पहले कितना था? 7 था, उसके बाद 10 हुआ। BPCL, NIC सबको जोड़ा गया था, अभी कितना हो गया? 15 हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स जिसका सब्जेक्ट होगा थोड़ा इसको भी ध्यान रखकर चलना है। तो यहाँ पर जितने जो कंपनियां हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथोरिटी से चल रहा है, वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ डैश देकर लिखना चाहेंगे, राज्य के अंतर्गत लिख लीजिए, लिखवा ही देते हैं। राज्य के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थान, अब नाम मैं नहीं लिखवाऊंगा, सभी संवैधानिक संस्थान, सांविधिक संस्थान, ऐसे लिखते चलिए, सांविधिक संस्थान, जिसको हम बाद में हमने बनाया है आर्टिकल जोड़ के संशोधन करके, सांविधिक संस्थान लिख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे कर दीजिए। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, डॉट डॉट करके ETC कर दिए। कितना लिखवाएंगे? डॉट डॉट करके ETC कर देना है। ठीक है, मतलब संवैधानिक संस्थान का मतलब संविधान में जिसके लिए प्रावधान किया गया है, जैसे जैसे SC ST आयोग हो गया, जितना संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ चीज है। तो संविधान के लिए कौन सा? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जुडिशियरी का पूरा पार्ट। तो जितना जो संविधान के द्वारा जो अंतर्निहित है उन सभी को राज्य माना जाएगा। सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी को फंडिंग किया गया, स्थापित किया गया पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसको क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन,
इनको क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। मतलब हमने फंडामेंटल राइट में जो स्टेट की परिभाषा दी थी, सेम इसी को मान के चलना है कि डीपीएसपी में स्टेट में वही सभी संस्थान शामिल होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे लिखिए आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 इसमें लिखिए, इसमें डीपीएसपी को, इसमें डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा अपर, इसमें डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय बनाया गया है। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय बनाया गया है, अपरिवर्तनीय बनाया गया है। नॉट इनफोर्सिबल, इनफोर्सिबल इन कोर्ट्स, नॉट इनफोर्सिबल इन कोर्ट्स। ठीक है, न्याय इसको अपरिवर्तनीय बनाया का मतलब अवाद योग्य श्रेणी का है। आपको लिखना है अपरिवर्तनीय बनाया गया है ऑब्लिक अवाद योग्य श्रेणी का है, अवाद योग्य, अवाद योग्य श्रेणी का है, अवाद योग्य श्रेणी का है। इसको इसी पर लिखते सर, कल का आपका छूट गया था तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए, उसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कल की कक्षा में फिर से यहाँ पर इनरोल कर सकूं। आपको बैक में जाके देखना पड़ेगा रिकॉर्डेड क्लासेज। ठीक है, याद रखिए नॉट इनफोर्सिबल इन कोर्ट, समझ में आ गया। मतलब सीधा है कि डीपीएसपी का कोई भी प्रावधान अगर 36 से 51 तक राज्य आपके लिए लागू नहीं करती है, आपके ऊपर लागू नहीं करती है, तो आपको कोर्ट नहीं जाना है। आपको फंडामेंटल राइट के लिए सीधे कोर्ट पहुंच जाओगे, या कोर्ट भी कभी कभी स्वतः संज्ञान ले लेगा। हाँ, तो शराबबंदी वाला में तो राज्य शराबबंदी कर सकता है, लागू नहीं कर सकता, राज्य की मर्जी। ठीक है, कर दिया तभी कोर्ट जाके कुछ नहीं होना है, नहीं भी करता तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शराब वाला मामला किस में है, डीपीएसपी में है। तो वैसे सभी कार्य, सरकार के कार्य जो वो क्या करता है, स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। लोक कल्याण की अवधारणा वाला राज्य अगर मानेगा तो लोक कल्याण के लिए कुछ भी बना सकता है, कुछ भी संगठन बना देगा, कुछ भी प्लानिंग कर देगा, कुछ भी योजना बना देगा। उसको अगर लगेगा कि नहीं जरूरत है तो नहीं बनाएगा। उसके लिए कोर्ट नहीं जाओगे, कहोगे देखिए राज्य सरकार आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 40 या ग्राम पंचायत के लिए कुछ नहीं कर रही है, कोर्ट कुछ नहीं कहेगा है कि अवाध योग्य श्रेणी का है, मतलब हमारे जुडिक्शन क्षेत्र से क्या है, बाहर का एरिया है। तो हम जहां पर अधिकारिता से हमारे बाहर है तो वहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको संसद ने, संविधान ने पावर दिया ही नहीं है कि डीपीएसपी के लिए हम कुछ आदेश ऑर्डर सरकार को दे सके। तो 36 से 51 में कोई भी कार्य सरकार इसलिए करती है कि उस पर नैतिक दबाव होता है, चुनाव में अगले बार हार जाएगा, अगर वो काम नहीं करेगा, कोई भी सरकार आए और आपके लिए, जनता के लिए काम ना करे, जनता वोटिंग नहीं करेगी, जनता का जनादेश होगा, दूसरे सरकार को बना देगा, उस सरकार को हटा दिया जाएगा, यही होता है ना जनरली। तो इसीलिए इसको रखा गया था। बीएन राव यही कह रहे थे बार बार कि जो दूसरा पार्ट है उसको अवाध योग्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता पर क्या करेगा, नैतिक दबाव बनाएगा। तो गैडविन अस्टील भी यही बात कर रहे हैं। हाँ, लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, वही लिखवा देंगे, अभी रुकिए। उसका स्टेटमेंट वाला जितना क्वेश्चन है ना, संवैधानिक संशोधन अधिनियम जब लिखवाऊंगा तो कुछ स्टेटमेंट सब किताब में नहीं दिया हुआ है, तो किताब में जितना हमारे पास सोर्स होगा सब मिला के स्टेटमेंट एक दिन करा देंगे हम। क्या कि किसी किताब में 2 स्टेटमेंट है, किसी में 4 है, तो हमको लेना पड़ेगा। गर्मी स्टीन में बहुत सारा स्टेटमेंट दिया गया है, वो किताब में मंगवा रहा हूँ, उससे मैं आपका स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है चाहे डीपीएसपी पर हो, वो एक साथ लिखवा देंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए, पढ़िए आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। ये समझ में कोई आए दिक्कत तो नहीं हुआ ना? ठीक है, लिखिए लेकिन, इसी में लिखना है लेकिन, लेकिन, लेकिन अवाध योग्य श्रेणी में रहते हुए भी, लेकिन अवाध योग्य श्रेणी में रहते हुए भी, अवाध योग्य श्रेणी में रहते हुए भी यह देश के शासन के लिए मूलभूत है, यह देश के शासन के लिए मूलभूत है, यह देश के शासन के लिए मूलभूत है। आप ऑफिस से संपर्क कीजिए आलोक सुमन जी, ठीक है, आप ऑफिस से संपर्क कीजिए। देखिए कल की क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। देखिए रिकॉर्डेड में क्या होता है, यहाँ जो पॉलिटी का भी सेक्शन चल रहा है इसमें बहुत अधिक हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपके डिजिटल बोर्ड का प्रयोग बहुत ही मिनिमम मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाला है, हिस्सा है, तो इसको ज्यादातर होता है समझा के निकलना होता है। तो आपको क्या करना है कि अटेंशन रखना है, ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस बना के रखना है जहां भी आप पढ़ रहे हैं, और अटेंशन के साथ आपको क्लास क्या करना है, वॉच करना है। क्योंकि यहाँ जहां पर अधिक लिखवाने की चर्चा होगी वहां मैं खुद यहाँ पर बोर्ड का यूज करूंगा। इस पार्ट में अधिकतर बोर्ड का यूज किया नहीं जाता है, तो उसको लेके कोई पीडीएफ या कोई भेजा जाए तो ऐसा आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत से बहुत 2 या 3 पीपीटी का यूज करता हूँ, और जनरली 2-3 ही आपका सेक्शन होगा जिसमें तभी आप समझ पाएंगे जब अपने क्लास अटेंड किया है।
अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो सिर्फ ये भेज भी दिया जाए तो कुछ समझ में आना नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, प्लस संख्या क्या लिखा है मैंने, अबाध योग श्रेणी का रहते हुए भी देश के शासन में मूलभूत मूलभूत है। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ राज्य का कर्तव्य है, साथ ही साथ राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को लागू करे। साथ ही साथ राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को लागू करे। साथ ही साथ राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को लागू करे। कल का नहीं भेजे हैं, क्लास रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, एक बच्चा सवाल कर रहा है। क्लास रिकॉर्डेड है, आप सेक्शन में जाइए, कंटेंट में डाउनलोड सेक्शन में जाके देखिए, क्लास रिकॉर्डेड है। चलिए, स्टाफ तो यही कह रहे हैं, आगे लिखिए नेक्स्ट। 36 हो गया, 37 हो गया, 38 लिखिए। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 लिखिए, डैश देके लिखिए इसमें। देखिए, सामाजिक आर्थिक कॉमा देके, सामाजिक कॉमा आर्थिक कॉमा राजनीतिक न्याय, सामाजिक कॉमा आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को राज्य लागू कर सके। से सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को राज्य लागू कर सके। से परिपूर्ण व्यवस्था को राज्य लागू कर सके, स्थापित कर सके, शब्द से नहीं घबराना है। राज्य स्थापित कर सके ऑब्लिक लागू कर सके, दोनों लिख लो। राज्य स्थापित कर सके ऑब्लिक लागू कर सके, लागू कर सके। साथ ही साथ आय, साथ ही साथ, साथ ही साथ आय, प्रतिष्ठा, आय मतलब इनकम, प्रतिष्ठा, सुविधाओं कॉमा सुविधाओं, सुविधाओं तथा अवसरों की, तथा अवसरों की, तथा अवसरों की, धनंजय कुमार गुड मॉर्निंग, तथा अवसरों की असमानता को दूर किया जा सके। अवसरों की असमानता को दूर किया जा सके, असमानता को दूर किया जा सके। 38 से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो 38 का दो पार्ट है। पहला पार्ट में सीधे क्या कहता है कि राज्य लागू करेगा क्या क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सिद्धांत को लागू करेगा। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ये तीनों जो न्याय है किससे जुड़ा है। तो समाज के लिए क्या करेगा वो, अवसर की समानता देगा, मतलब अवसर जो भी क्रिएट करेगा, सरकारी नौकरी का वैकेंसी आएगा तो सबको बराबर देगा, धर्म वंश मूल जाति सब बता दिया है मैंने पहले ही। आर्थिक के लिए क्या करेगा, आय की असमानता को दूर करेगा, मतलब क्या करेगा, इनकम जनरेट कर के रोजगार, रोजगार क्रिएशन करेगा यहाँ पर, या ऐसे प्लानिंग बनाएगा जिससे लोगों को क्या को अधिक से अधिक राज्य के अधीन सेवा में ले सके। राजनीतिक के लिए क्या करेगा, अरे वोटिंग राइट देने का अधिकार दिया, साथ साथ कहीं भी कोई सरकार के अंग से जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है कर सकता है। मतलब सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं, जो भी राजनीतिक पॉलिटिक्स योजना जो पॉलिटिशियन के द्वारा जारी किया जाता है या सरकार के द्वारा, उन सभी में सहभागी बनाएगा। मतलब आय अवसर सभी की असमानताओं को दूर करेगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, इंटर कोरिलेटेड है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न पूछता है आर्टिकल 38 से तो यही पूछता है कि आय अवसर और क्या, आय अवसर न्याय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 ऐसे करके पूछेगा। तो आर्टिकल 38 याद रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके आएंगे। आप पीवाई क्यों देखिए, आप उलटे होंगे, अगर आप लोगों ने उल्टा होगा ही, गलती से ही सही, लेकिन उल्टा तो होगा ही एक दो बार, तो उसमें मिलेगा। अगर नहीं उल्टे हुए हो तो समय है, उलट लो, क्या कि टेंटेटिव डेट हमको लग रहा है कि अब सितंबर तक जाएगा। हाँ, अब स्टेट का 2 आने वाला है, हमको जहाँ तक लग रहा है सरकार का प्लानिंग है कि स्टेट 2 में भर वैकेंसी दे के, मतलब स्टेट 2 का फॉर्म आएगा, उसको जल्दी भरा के एग्जाम लिया जाएगा, और उसमें जो बच्चे पास करेंगे तब तक बहुत लोग बीएड का डिग्री भी ले लेंगे, और डिग्री ले लेंगे उसके बाद क्या करेगा, वैकेंसी बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कंपटीशन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। पहले अभी ले लेता तो कम बच्चे अपियर होते हैं, अब जैसे डेट बढ़ाएगा तो बीएड बहुत बच्चे लेने को तैयार है। हमारे करीब में बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको इस पर ले ही लेना है, और प्रयास में लगे हुए हैं, बहुत वो लेके बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि कंपटीशन टफ होने वाला है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे थे यहाँ पर, खासकर आज अब्सेंट है वो,
तो उनका कहना था कि सर इतना डीप नहीं पूछता है, हम गारंटी दे के ले रहे हैं अगर वैकेंसी बढ़ा तो ऐसा डीप पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा डीप पूछेगा कि फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस वक्त याद आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कभी भी एग्जाम जो होता है, एग्जाम जब भी ले आता है तो एग्जाम का मेन मूल सिद्धांत क्या है? छटनी करना, सिलेक्ट करना नहीं होता है, वो छटनी करता है। अब 2 लाख आदमी भरेगा तो 2 लाख को जॉब थोड़े दे देगा वो, उसमें से चुनना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। और इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा कि हमारा ये हो गया था, 1 नंबर से छूट गया था। अरे 1 नंबर से छूटे, 0.5 मार्क्स से छूटे, एग्जाम नहीं हुआ ना क्लियर, यही मेन सत्य है। इसके लिए झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बहुत बच्चे लड़ जाते हैं कि मेरा 1 नंबर से छूटा, तो हमको कम समझते हो, मात्र 1 नंबर से छूटा। अरे छूट गया ना, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, तो इसको मान के चलना है। तो नहीं जो हो रहा है उसका मेन कारण क्या है? तो जिसका TRE 3 में जो बच्चे अपियर होंगे यहाँ पर, जो ऑनलाइन भी होंगे ऑफलाइन होंगे, तो TRE 3 वाले को ये ध्यान रखना होगा कि उनका पिछला जो एग्जाम भी है तो उनको तो पता होगा कौन कौन सेक्शन उनका कमजोर है, कहाँ उनको, अगर उन्होंने पेपर को एनालाइज किया होगा तभी। सबसे बड़ी चीज होती है पेपर एनालाइज करना। एग्जाम देने के बाद जो बच्चे पेपर एनालाइज नहीं करते हैं वो फिर से सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, फिर से वही वाला सांप सीढ़ी देखे हो ना लूडो में, काटा सीधे नीचे आ जाओगे। तो सांप सीढ़ी का खेल का मतलब सीधे हुआ कि पेपर एनालाइज करो कि हमारा ये प्रश्न गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो उस टॉपिक को मजबूती करोगे ना, मजबूती प्रदान करना है या नहीं करना है, तो उस चीज के लिए डीप पढ़ना पड़ेगा। नहीं, एनसीईआरटी 6 से 12 लगभग सब बच्चा पढ़ा हुआ आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने एनसीईआरटी 6 to 12 नहीं किया है। कोई भी एग्जाम का तैयारी में ऐसे भी क्लास में पढ़ता है, एससीईआरटी एनसीईआरटी तो पढ़ा हुआ रहता है। आपको ध्यान देना है कि जो भी अच्छे बुक है अल्टरनेटिव, उस पर थोड़ा फोकस्ड करना है। और जितना हो सके आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, आपको मॉक टेस्ट से नहीं घबराना चाहिए। मॉक टेस्ट दिन भर में 2 लगाओ, 1 लगाओ, जब मन खुश हो तब लगाओ। 24 घंटा में 4 घंटा 2 घंटा ही मन तो प्रफुल्लित होता रहा होगा, बहुत कुछ सोच सोच के मन खुश रहता है, उसी वक्त लगा दो सेट। लेकिन ऐसा नहीं कि सेट लगाएगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि टाइम लगा देंगे, क्या अलार्म सेट करेंगे। कभी अलार्म फॉलो नहीं होता है ना, कभी रूटीन फॉलो होता है। रूटीन होता है, रूटीन का होता है काटने के लिए। संडे हो गया, मंडे से शुरू करेंगे, मंडे को लेट उठे, रूटीन खत्म, अच्छा अगले मंडे से, तो रूटीन फॉलो नहीं होगा। अपने जैविक घड़ी को जगाइए, आपका काम हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जबरन पढ़ रहे हैं कि 2 घंटा पढ़ने का संकल्प ले चुके हैं हाथ में जल लेके, अब 1 घंटा में मन उब चुका है, 1 घंटा जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ठीक है, कि टाइम देख रहे हैं कब टाइम निकले, 2 घंटा हो के उठ के भागे, वो भी पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब हुआ कि 2 घंटा या 1.5 घंटा ही पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि स्वामी विवेकानंद वाला कथन है कि रम जाओ, डूब जाओ। ठीक है, तो जो करो 100% एफिकेसी के साथ करो। ये भी बताना मेरा ही काम है क्लास में, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाद में कमेंट करना शुरू करेंगे, सर कैसे पढ़े। अरे तो सिर ऊपर करके या पैर नीचे करके तो पढ़ोगे नहीं, ऐसे ही खड़े ही रहते हो। कैसे पढ़े या कैसे लिखे, ये सवाल ही अजीब है। ठीक है, शुरुआत हमेशा 0 से होना है, शून्य से ही कहीं भी शुरुआत होती है, शून्य से ही मान के चलना है। तो शून्य अपने आप में क्या है, शून्यवाद का सिद्धांत में क्या कहा गया है, शून्य से सब निकला है। शून्य एंडिंग का नहीं, शून्य इनिशिएशन का एक प्रतीक है। तो वैसे ही तैयारी करना। लिखिए आगे में 39 लिखिए, लिखिए 39 का क लिखिए, इसका पार्ट बहुत ज्यादा है। 39 का क लिखिए, 39 क, 38 हो गया, 38 में ही 2 चीज है। 39 क लिखिए, क नंबर में लिखिए, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, 39 के क में लाल पेन से, ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से किसी तरह लगाइए, लिख लिख धराएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 39 क में लिखिए, उसमें लिखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका मतलब रोजगार, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। 39 का सीधे कहता है भेदभाव की समाप्ति, पुरुष और महिला दोनों के लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी कौन देगा, सरकार देगा। इसमें भेदभाव को न करने का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, हिडन है। तो पुरुष और स्त्री दोनों को क्या करना है, समान अधिकार है, क्या देने के लिए, आजीविका का। ख लिखिए, ख नंबर में लिखना है, लिखिए समुदायों के भौतिक संसाधनों का, समुदायों के भौतिक संसाधनों का, समुदाय मतलब कम्युनिटी, समुदायों के भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का
उचित विवरण, उचित वितरण एवं स्वामित्व प्रदान करना। यहां पर उचित शब्द बहुत खतरनाक है। उचित वितरण एवं स्वामित्व प्रदान करना, उचित वितरण एवं स्वामित्व प्रदान करना मतलब ये क्या कहता है, आय की असमानता को दूर कर रहा है। मतलब भौतिक संसाधन जितना भी कम्युनिटी मतलब राज्य के पास है उसमें क्या होना चाहिए, बराबरी सबको मिलना चाहिए, उचित। तो उचित सबको वितरण क्या करेगा, राज्य ऐसा करेगा जो किसी के साथ भेदभाव ना हो। होता है क्या, अरे हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा कोई योजना आएगा तो इसमें लिखा रहता है उचित वितरण करना है, ठीक है। मतलब अगर कोई सरकारी योजना के द्वारा कोई भी पार्क का निर्माण होगा तो उसमें तो भेदभाव नहीं देखोगे, नहीं होता है। लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर आवास को लेकर क्या करता है, भेदभाव किया जा सकता है। तो सब रीजनेबल में आता है। आगे लिखवाएंगे, ग नंबर लिखिए, ग उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, ठीक है। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण को क्या बुलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका अर्थ बता सकते हो, मतलब अगर पावर ऑफ सोर्स प्रोडक्शन ये है तो यहां से पावर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनको चला जाना है। यहाँ से फिर कई ब्रांचेज निकलेंगे। मतलब हुआ कि अगर पावर है, कहीं भी उत्पादन के साधन है, तो वो क्या होगा, उसका डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच सुनिश्चित कराने का संकल्प लेता है। मतलब सरकार ने अगर इकोनॉमी में 5 रुपया जोड़ा तो 5 रुपया डिवाइडेड बाई टोटल जनसंख्या, समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमी में अगर 5 रुपया सरकार ने क्रिएट किया तो 5 रुपया पर हक किसका होगा, पूरी जनसंख्या का होगा। ऐसा नहीं कि 5 रुपया है तो 5 रुपया में दो दो रुपया पूरा रख लिया जाएगा, 3 रुपया बांटा जाएगा, होता वही है। लेकिन सीधा रहा है कि उत्पादन के साधनों का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। मतलब यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो भी हमारे पास साधन है उसको क्या करें, हम डिस्ट्रीब्यूट करें, अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने का संकल्प लेना पड़ता है। बाकी हो या ना हो उसके हमको प्रैक्टिकल पक्ष में नहीं जाना है, सिद्धांत को पढ़ना है। तो सिद्धांततः क्या कहा जा रहा है, विकेंद्रीकरण। आगे लिखिए नेक्स्ट, घ घ स्त्री, इसी का भी घ लिखना है। स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए, स्त्रियों एवं पुरुषों के, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। समान कार्य के लिए समान वेतन अभी किस देश में लागू है, भारत में कहाँ लागू है, कर रहा है सरकार, बहुत जगह तो है नहीं। सरकारी नौकरी में है, लेकिन सरकारी नौकरी में हर जगह नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सेना में नहीं था तो इस बार मोदी सरकार ने किया, सेना में नहीं था ना तो सेना में किया गया। देखिए जाएगा तो जितना जो नॉर्डिक देश है, जो भी विकसित राष्ट्र है, वहां पर ये चीज पॉलिसी माना जाता है। यहाँ पर अभी भी देखोगे तो तुम्हारा वेतन समान होगा, सुविधा में अंतर होगा बहुत ज्यादा। तो सुविधा में अंतर देने का कारण है कि यही सरकार को कहा जा रहा है कि स्त्री पुरुष में जो भेद किया जा रहा है, तो सरकार कहती है कि बहुत सारे कारणों से हम टोटल यहाँ पैरिटी यहाँ पर सिमिलरिटी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि पूरे भारत में ही कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं है। हाँ, सरकारी विभाग में कुछ विभाग में 100% है जो केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य के द्वारा कहीं कहीं भेदभाव अभी भी जारी है, प्राइवेट का तो चर्चा ही छोड़ दो। तो यहाँ पर तब होगा, हम बोलेंगे सबसे अधिक कहाँ पड़ी चले तो फिनलैंड में चले जाओ, नॉर्वे, स्वीडन, फिर जो भी नॉर्डिक कंट्री है, बाल्टिक कंट्रीज है, या जो भी विकसित राष्ट्र है, वहां पर सेम है। वहां पर तुम्हारा पीए, डीए, टीए जो भी मिलता है सब बराबर मिलेगा, वेतन भत्ता सब बराबर मिलता है। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मानक कटौती कर देते हैं, ठीक है। अब इसका जो भी लॉजिक हो, लेकिन ये मानना है कि सरकार को इसके लिए प्रयास करना है कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो वेतन हो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब अगर पोस्ट एक है तो वेतन समान होगा, है। लेकिन सुविधाओं को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ भेदभाव है, जिसको लेकर देखो आगे कब तक होता है, लेकिन हो जाना चाहिए। आगे लिखिए नेक्स्ट, अंग, कख गंगा जिंदगी भर पढ़ना है। अंग लिखिए, पुरुष और स्त्री,
कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों, मतलब जो कामकाजी महिला है, कामकाजी पुरुष है, या जो लेबर वाला काम कर रहा है, पुरुष एवं स्त्री के, पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के, कर्मकारों लिख दे क्या, लिखो। वर्कर्स हैं, वर्कर्स को कर्मकारों बोला, वर्कर्स इन इंग्लिश जानते हो ना कम से कम। इस पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य एवं शक्ति का, स्वास्थ्य एवं शक्ति का, स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालक या बच्चों, बालक या बच्चों की सुकुमार अवस्था का, बालक या बच्चों की सुकुमार अवस्था का, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग न हो। इसका अर्थ क्या हुआ, चाइल्ड लेबर को मना कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में बच्चा अगर झाड़ू दे रहा है या बर्तन धो दे रहा है तो वो सुकुमार अवस्था का, मतलब सीधा हजार्डस जो कारखाना है, कल कारखाना है, औद्योगिक संस्थान है, फर्म्स जहाँ बहुत अधिक निकलते हैं, वहां पर सुकुमार बच्चों इन द सेंस कि 18 से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। चाय के दुकान पर जिसको तुम छोटू छोटू बुलाते हो वो भी गलत है, क्योंकि वो भी सुकुमार अवस्था इन द सेंस है कि उस वक्त बच्चा को क्या होता है, एजुकेशन की नीड होती है, किसी मजबूरी बस वो क्या कर रहे हैं, काम करने को मजबूर है। तो सुकुमार अवस्था मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों। अब देखिए कोई कल कारखाना है तो तुम देखोगे, एग्जाम्पल बता रहे थे, ईंट का भट्टी होगा या कारखाना होगा, तो वहां पर हमेशा शूज मिलता है, प्रोटेक्टेड शूज। तो तुम बिना उस शूज को या बिना उस ड्रेस को पहने हुए तुमको एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, टाइम का घंटा तय किया जाता है। तीसरा, उनको खाने के लिए गुड़ दिया जाएगा, मीठा, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत अधिक खींचते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, कारखाना में। तो गुड़ क्या करता है, पॉल्यूशन काटता है। ठंड के दिनों में आप लोगों को भी गुड़ ज्यादा खाना चाहिए। जब भी पॉल्यूशन और शरीर में टॉक्सिक हो तो टॉक्सिक को निकालने का काम क्या करता है, गुड़ अदरक करता है। तो जनरली जो माता पिता या गांव में जो बुजुर्ग आदमी, जो बहुत बुजुर्ग आदमी देखोगे, मेरे दादाजी थे, तो सुबह से उठने के साथ गुड़ का ढेली खा के गर्म पानी पीते थे। तो हम लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि सुबह सुबह और नहीं तो कुछ इतना चुके मार दिए गोला। तो उनका उनका कॉन्सेप्चुअल था, वो जानते थे चीज को, मतलब शरीर में जितना टॉक्सिक चीज है, या फम्स है, सड़क का धूलकन है, ठीक है, जिसको दम्मा का रोग नहीं होगा जो गुड़ खाएगा। अब चीनी क्या है, C12H22O11। C12H22O11 क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है चीनी। और जो गुड़ है तुम्हारा C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज जो है प्राइमरी होता है। अब बाकी जो हम और भी जो यूज करते हैं, जैसे सिक्रेन है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर डायबिटीज वाला रोग जो यूज कर रहा है, सिक्रेन है, सिक्रेटिंग्स है, पेरिकाइनेसिस है, बहुत सारा ऐसा टर्म है। तो वो सब क्या होता है कि केमिकली एक तरह से फॉर्म किया जाता है। तो C12H22O11 क्या है, मोनोसेक्राइड नहीं है, पॉलीसेक्राइड है। तो जो पॉलीसेक्राइड है वो क्या करेगा, शरीर में अवशेष छोड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनके शरीर में जो अवशेष रह जाता है उसको दूर करने के लिए सुविधा यही बोला गया है कि हजार्डस काम में नहीं लगाओगे, अगर नियोजित करोगे तो प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है। उनको किट देना पड़ेगा, तुमको मास्क देना पड़ेगा, उनको जो सेफ्टी शू है वो उनको देना पड़ेगा, तब तुम काम करवा सकते हो, ऐसे काम नहीं करवा सकते हो। समझ में आ गया। आगे लिखे, नेक्स्ट इसी में लिखना है अभी, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। साथ ही साथ, साथ ही साथ मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े। साथ ही साथ मजबूरी के कारण किसी भी नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति के लिए प्रतिकूल हो, जो उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति के लिए प्रतिकूल हो, जो उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति के लिए प्रतिकूल हो, स्वास्थ्य एवं शक्ति के लिए प्रतिकूल हो, ठीक है। इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा व्यवस्था करना चाहिए। और हमको जॉब नहीं मिल रहा है तो हम जाके कोयला ढो रहे हैं, तो कोयला ढोने के लिए तो राज्य मना किया हुआ है कि नहीं ढो सकते हो। अगर तुम्हारे स्वास्थ्य खराब है, तुम्हारे तुम्हारे क्षमता उतना नहीं है, तुमको फेफड़ा से संबंधित कई रोग है, तो तुमको ये काम नहीं करने दिया जाएगा। कल हम आ रहे थे, यहीं से जा रहे थे, तो जो पुनाई चौक जो चौराहा, उससे पहले जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज पर बाइक वाला किसी को धक्का मार दिया, भूजा वाले को।
बेचारा भूजा कैसे कैसे बेचता था, बहुत दया आ रहा था उसको देख के। उसका पूरा भूजा ठेला से उलट गया। अब यहाँ पर क्या करना है, गरीब आदमी है। अब हम जा रहे थे तो ऑटो से हम उतरे, क्या हुआ भैया, तो ऐसे ऐसे है। तो जितना हो सके उसका उठवा दिए कि भाई जो ऊपर ऊपर उठा लो, बाकी खिलाओगे तो उसको तो मजा आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी सड़क से उठा लो, तो उठवा दिए। फिर हमसे पूछा, देखा होगा कि थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, तो पूछा कि अच्छा ये जो डैमेज हुआ, मतलब जो खराब हुआ है सामान भैया, तक पैसा मिल जाएगा? बोले पैसा तो तुमको ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं देगा, तुम पुलिस कंप्लेन करो। हाँ, बाइक वाला का तुम नंबर नोट किया रहता, देखा रहता, तो बाइक वाला पर दावा बना के कुछ पैसा कंपनसेशन तुमको मिल जाता, मुआवजा। लेकिन सरकार ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि तुम दिन दिहाड़ी मजदूर हो, तुम्हारा सामान अगर खराब हो गया तो कहीं जाओगे तुमको सरकार वहां से फंड दे देगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर भी बोले कि जाओ थाना में कुछ सनहा दे देना। अब चोट उठ, अब आया भी 112 को हम लोग कॉल किए, आया 112 वाला आया, वो तो ऐसे ही देख रहा है, अच्छा चोट नहीं लगा है ना, हाँ एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, देखिए चोट लगता एक्सीडेंट होता था तुमको हम इलाज करवा देते फ्री, मतलब चोट उठ छोड़िए महाराज, इसका दिलवा दीजिए ना आप। और सब जानते करते हैं हम लोग के पास पावर नहीं है। थाना में ही जाएगा तो क्या कर लेगा सर, कुछ नहीं, थाना में सनहा लिख के छोड़ देगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो सरकार को यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। जो भी गरीब व्यक्ति है, आजीविका का साधन वही था उसका, और उसका बच्चा छोटा छोटा, बाद में उसकी महिला भी आई देखे, तो क्या किया जाए, तो जो हमसे मदद हो पाया किए। बोले कि देखो भाई जितना हो पाता है कर लेना, बाकी हम बोले छोड़ दो इसको, क्या करोगे उठा उठा के। अब वो तो जानता है कि चूंकि उसका डेली का नीड वही था, डेली का इनकम था, तो ऊपर ऊपर उठा के अब चलनी से जितना हो सके ले जाया होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि सरकार ने अगर व्यवस्था क्रिएट किया रहता तो वैसे मजदूरों को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे बंगाल में है ये चीज, पश्चिम बंगाल में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ सरकार फंड देती है। ठीक है, हाँ। सफाई का ध्यान रखना होगा, कूड़ा करकट नहीं लगाना है, जहाँ खिला रहे हैं आप उसका ध्यान रखेगा, आपका तेल चेक करेगा डेली आके, आपका नमक चेक करेगा कि ओरिजिनल है कि नहीं, मिलावटी तो नहीं बेच रहा है। एडल्ट्रेशन के लिए कानून वहाँ बहुत तगड़ा है, लेकिन ये चीज करता है। अब बिहार सरकार पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। ठीक है, कब जगेगा, जब तक जगेगा तब लोग ये लोग सो चुका रहेगा। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। अंगा हो गया। ठीक है, अब लिखो एक नया आर्टिकल जुड़ा जो कि संशोधन क्या आया, 39F। ये जुड़ा हुआ है, यहां से ही प्रश्न पूछता है, 39F करिएगा। एफ, च लिख दीजिए, हिंदी में च लिख दीजिए, आपको मन है तो लिख दीजिए, कहला मना करेंगे। 39F, च भी बोलते हैं इसको, और इसको ABCDE बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। तो क ख ग घ अंग, च लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ लिखिए या च लिखिए। भाई आप लोग च लिख दीजिए ना, तो पता चलेगा कि च खोजते रहोगे आप लोग। च लिख दो, लिखो लिखो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, इसके अंतर्गत बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, इसके अंतर्गत बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से, साथ ही साथ बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से कौमा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा किया जाएगा। शोषण से कौमा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से शोषण से एवं नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा किया जाएगा। नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा किया जाएगा। अब देखो, स्वस्थ एवं गरिमामय वातावरण मतलब क्या हुआ,
स्कूल है, स्कूल बनाया गया, स्कूल में संकुल बना दिया गया नया डिजाइन करके। अब स्कूल में बच्चा के साथ भेदभाव ना हो ड्रेस के आधार पर। अब बताओ कि स्कूल में, भारत में, अमेरिका में कोई ड्रेस कोड नहीं है, अमेरिका में जो मन करे पहन के स्कूल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में ऐसा होता तो भारत में अमीर व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो डेली लिवाइस जींस स्ट्रॉस लगा हुआ के एकदम पहन पहन के चलाते क्लास में। और जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव होता, उनको चिढ़ाते कि फटा पहन के चलाया, हाफ पहन के चलाया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, ड्रेस कोड लागू कर दिया। ड्रेस कोड का मतलब से हुआ कि अमीर और गरीब दोनों जो बच्चे हैं उनको एक समान ड्रेस मिलेगा। तो ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट सरकारी स्कूल का है, देख ही रहे हो, वो पहन के आना है। इसका मतलब है कि भेदभाव से रोका क्लास में। तो बच्चा के गरिमामय वातावरण को तो प्रदान किया ना कम से कम। कुछ बच्चे जो इस कारण स्कूल छोड़ देते कि वो गरीब थे, उनके पास वस्त्र अच्छे नहीं है पहनने को, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको तो दूर कर दिया गया। दूसरा ध्यान रखना, आर्थिक और सामाजिक परित्याग क्या है। मान लो किसी को कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़, तो गांव में तो चिढ़ाते चिढ़ाते मार देगा, पड़ोसी तो पहले ही मार देगा। वो पड़ोसी क्या करेगा, रिक्शा बुक करेगा, माइक लेके पूरा गांव में घूम जाएगा, ये फलाने के बच्चा को कुष्ठ रोग हो गया है, उससे दूरी रखो, ठीक है। पड़ोसी का काम क्या है, पड़ोसी का काम है अनावश्यक चर्चा प्रचार करना, वो सभी दुखों का पहाड़ लेके अपने सीने पर रखना जो कि वास्तविक है ही नहीं, ठीक है। तो उनको जैसे ही पता लगे, यही कारण है कि घर में लोग बहुत देखेंगे गुप्त बात रखता है, जानता है कि एक वो खाली यहाँ से चिंगारी निकला कि वहां बारूद लेके सब बाल्टी बाल्टी खड़ा रहता है कि कब पटा दे। समझ में आ रहा है? तो कुष्ठ रोग हुआ तो वहां पर जब उसका इलाज होगा तो इलाज रखा था, उसका इनाम गुप्त रखा जाता है, बच्चा का हॉस्पिटल में गुप्त रखता है। एड्स हो गया, गुप्त रखा जाएगा नाम, वहां पर किसी को चर्चा नहीं किया जाएगा, उसका इलाज चलेगा लेकिन उसका कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं रहेगा, उसका रजिस्टर सरकार के पास रहेगा। और उसको ऐसा मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि आदमी बीमारी से कम मरता है और बीमारी के परेशानी से ज्यादा मरता है, उसको सोच सोच के ज्यादा मरता है आदमी। सामाजिक विभेदन से आदमी ज्यादा मरा हुआ है, बीमारी तो कुछ कम मारा उसको। अब उसको चिंता हो गया, अब जो अरे कोढ़िया आ गया, अरे कोढ़िया आ गया, अरे कोढ़िया आ गया, लंगड़ा आ गया, लंगड़ा आ गया, बताओ। तो उसको इलाज, वो दवाई भी खा रहेगा तो दवाई काम नहीं करेगा। दवाई भी क्या है, साइकोलॉजिकली काम करता है। यही होता है ना, WBC बढ़ेगा जब तुम्हारा जो लरो और मरो जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज होगा, ठीक है, लरो उरो। और WBC क्या करेगा, फाइट करेगा। तो बुखार का सिम्टम जो होता है, बुखार क्यों होता है, बुखार होता है कि बीमारी तुम्हारे शरीर में आया, तो WBC फाइट करेगा। फाइट करेगा, जब फाइट करेगा तो शरीर क्या होगा, टेम्परेट होगा, गर्म होगा, क्योंकि लड़ रहा है। और जब लड़ के अगर बीमारी जीत गया तो तुमको दवाई खाना पड़ेगा। तो बुखार जो आपका फीवर होता है वो लक्षण होता है, एकमात्र क्या है, एक लक्षण है कि आप बीमार पड़ने वाले हो। अगर उसी से अगर WBC मजबूत रहा, फाइट कर गया, तो ऐसे ही पानी उनी पी के खाना वाना खा के लोग स्वस्थ हो जाता है। एक बार नींबू पानी शरबत मारा, मारा सर्दी का, सर्दी खत्म, ठीक है। जिसका कमजोर है विटामिन सी खा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर गरिमामयी का मतलब ये समझ में आ गया ना, कि किसी को बालों की आर्थिक रूप से भी कमजोर है, गरीब है, तो उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है। सामाजिक रूप से तुम उसको भेदभाव नहीं कर सकते हो, कोई रोग है, किसी प्रकार की समस्या है, तो सामाजिक रूप से उसको हमको कुछ नहीं बोलना है। अब तो विकलांग बोलोगे तब भी जेल है, दिव्यांग बोलना है, उनका दिव्य अंग है अब, ठीक है। तो विकलांग बोलोगे तो दिक्कत है। अब तो ऐसा हो गया कि समाज में किसी भी अगर कोई जा रहा है तो मोटी या मोटा कह दो, वो भी केस कर सकता है तुम पर कि हमको मोटा कहा है, वो 10 आदमी के बीच में हमको मोटा कहा है या मोटी कहा है, ठीक है। तो पति लोगों को भी थोड़ा समझ के बोलना पड़ेगा। भविष्य में हम थोड़ा सा सलाह दे रहे हैं कि मोटी मुटकी चुड़ैल सब कहोगे तो जाओगे काम से, पहले ही सतर्क कर दे रहे हैं। आगे लिखो नेक्स्ट, अगर जानकारी होगा तो केस कर देगी। नेक्स्ट लिखिए 39 क, ये 39 ए बिल्कुल अलग है। ये 39 क्या ये है, च जोड़े हैं। अब 39 क लिखिए जो कि बिल्कुल अलग जोड़ा गया है। ये खंड अलग लिखिए ना, हम समझा देंगे। 39 क, जैसे 39 जो लिखवाए हैं ना, हम देखिए आर्टिकल जो 39 है इसमें कुछ मेंशन नहीं है, इसमें खाली 39 का क से लेकर कहां तक मेंशन है, च तक। तो इसमें 39 में कुछ लगा नहीं है, लेकिन जैसे कि भाग जो हम कर रहे हैं भाग 4 है, और 4 क है कि नहीं क्लॉज, वैसे ही 39 हो गया। 39 जो क है वो बिल्कुल अलग है, मतलब 39 जो ए है ये इसमें लिखा हुआ है, सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ है। और इसमें 39 जो नंबर है उसका क ख ग है, 39 में कुछ नहीं लिखा है। समझ में आ गया? याद रहेगा? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए 39 क लिखिए। समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करना, समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करना,
तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। ऑनलाइन वाले कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि बैठे रहना, और लिखने में कुछ छूटता है तो भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, फिर इसी में लिखिए, इसी में लिखिएगा, देखिए गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े इसलिए यह व्यवस्था की गई है। गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े इसलिए यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा की गई, इसे लिख लो। इसलिए यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा की गई है। गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े इसलिए यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा की गई है। कोई दिक्कत? अमीर आदमी के पास क्या होता है? मेडिक्लेम। और दोनों टाइप के मेडिक्लेम है रिम्बर्समेंट का। एक होता है क्या? कैशलेस। तो आप बीमार पड़े या एक्सीडेंट हुआ, सीधे आपके पास कार्ड है, अरे हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो गए हॉस्पिटल में, इलाज शुरू हो गया आपका। कितना बिल बनना है, क्या पैसा आना है, ऐसा कुछ सोचना नहीं है, कैशलेस है। हाँ, लास्ट में बिल क्या करता है, हॉस्पिटल का भी कुछ नीड होता है तो 4-5 हजार तो चिपका ही देगा जाते जाते। अरे 5 लाख का इलाज कराओगे तो 4-5 हजार तो बिल बना ही देगा वो। नहीं होगा तो सैनिटाइजर पकड़ा देगा, रुमाल पकड़ा देगा, कुछ फूकने वाला पकड़ा देगा, मुंह से फूकते रहो, ठीक है, और बना उना के बना देगा। लेकिन गरीब आदमी है, उसके पास और पैसा नहीं है, तो उसका इलाज हॉस्पिटल में होता है कि नहीं होता है? होता है। तो गरीब आदमी कहाँ जा रहा है? उसके लिए इलाज की व्यवस्था है। एक्सीडेंट कर गया, ट्रोमा सेंटर में जा सकता है। तो गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। हाँ, चिकित्सा व्यवस्था बिहार में पहले से बेहतर है। तो अब क्या रहे, अमीर आदमी भी कहाँ चले जा रहे हैं? हॉस्पिटल चले जा रहे हैं भाई, इलाज अच्छा है तो चले जा रहे हैं। तो ये किया गया। दूसरा क्या है कि अब मान लो कि किसी पर केस कर दिया गया, फर्जी केस है या ओरिजिनल केस से मतलब नहीं है, तो जिसके पास वकील हायर करने का क्षमता है तो वकील रख लेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है, वकील कहाँ से लेगा? तो उसको पीपी साहब देते हैं कोर्ट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको मिलता है और कोर्ट में उसको वकील उपलब्ध कराया जाता है। वो कोर्ट वकील जो क्या करेगा, फ्री में इसके तरफ से क्या करेगा, केस लड़ेगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई कि बहुत सारा केस का बर्डन चल रहा था देश में, ठीक है। अब गरीब आदमी है, ये वकील से वो वकील तक, वकील साहब फीस, फीस नहीं है, धान काटेंगे तो दे देंगे, गाय बेचेंगे तो देंगे। अब वकील साहब तो सोच सोच रहे हैं कि तू गाय बाबा मरिहन तो बैल बिकई हन, अभी तो तुम फीस दे नहीं रहा है, बाद में तुमको फीस देगा। तो वकील लोग क्या करता है जनरली, और वो क्या करते थे, निर्दोष होते हुए जेल में ठुसाए रहते थे, पड़े हुए हैं 2-3 साल से। मामला क्या है, तो 20 रुपए चोरी कर लिया था, खेत में गाय चरा दिया था, यही सब मामला होता था। तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत अच्छा काम किया गया, उन लोगों के लिए रखा दिया गया वकील। अब कोई मामला आता है, थोड़ा सा मामला है, सीधे कोर्ट में गया, वहां वकील उसको मिला, वकील फाइनल किया, केस क्या किया, बरी कर दिया। तो उन गरीबों के लिए है जिनके पास बिल्कुल आर्थिक इनकम न के बराबर है या बिल्कुल कम है, तो उनके लिए ये व्यवस्था किया गया, ये अच्छा व्यवस्था है। लेकिन वकील जाति से बच के रहना है, ठीक है। अब वहां जाइएगा तो नौ भी है तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। लोग बोलता है, चाहे कोई कहता है कि भ्रष्टाचार पुलिस में, पुलिस तो झूठ मूठ का बदनाम है, बहुत बिल्कुल सही बता रहा हूँ। नौ के मतलब झूठ मूठ का पुलिस को बदनाम किया गया है, करप्शन कम है। सबसे अधिक करप्शन न्यायपालिका में है। और यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग कई बार लाने का सरकार प्रयास कर दी, 99 संविधान संशोधन में उसको कैंसिल कर दिया गया। तो जब करप्शन नहीं है तो सरकार कोई बिल ला रही है तो तुम क्यों कैंसिल कर दे रहे हो? क्योंकि न्यायपालिका में जाओगे तो अभी तक बाबा का पोता परपोता, नाना का नाती नाती, यही सब पूरा पोस्ट सुप्रीम कोर्ट में भरा हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब में यही प्रकार का पोस्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि नेपोटिज्म अधिक है, करप्शन अधिक है। तुम जाना केस लगवाना है तो नीचे ही मांगेगा, जो पेशकार होता है सामने ही पैसा मांगता है। डेट दे देंगे 10 तारीख का, 2 हजार रुपये लेंगे। नहीं दीजिएगा, ठीक है चलिए हम अगला महीना 20 तारीख देते हैं, भैया कर दीजिए, 2 हजार रुपये दो, ठीक है 2500 दो, नहीं दे, 1500 से कम नहीं, 1500 ऊपर बैठ के जज साहब सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है लगा दो। तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो जनरली क्या होता है कि एक मामला देखबे किए हो, बेचारा जो सुसाइड कर लिया है एप्लीकेशन लिख के, कोई था ना आदमी, क्या नाम था, अतुल, अतुल क्या लिखा था, वही नहीं लिखा था कि वकील इतना परेशान किया, बोला कि है तुम्हारे पास पैसा तब ना मांगी है इतना ये।
करोड़ रुपया मांग रही थी, 2 करोड़ रुपया, तो वकील से बोले बताइए 2 करोड़ मांग रही है, तो है तब ना मांगी है, ठीक है। तो कहती मर जाओ, वो बोली कि मर जाओ, तो ये वकील हंसने लगा। तो पूरा लिखा हुआ है, पढ़े, कोई केस देखे होगे। इसका मतलब सीधे हुआ कि न्यायपालिका बहुत ही दुरुस्त चीज नहीं है। न्यायपालिका में जज भी कई बार स्वीकार कर चुका है कि न्यायपालिका में जिसके पास पैसा है उसी को कानून, उसी के साथ न्याय होता है, पैसा नहीं है तो न्याय आपका नहीं होगा। तो बाकी जो पढ़ना है सैद्धांतिक वो पढ़िए। आर्टिकल 39A या क क्या बोलता है कि जिनके पास नहीं है सुविधा उनको सरकार के द्वारा न्यायिक सुविधा भी मिलेगा, और क्या होगा, स्वास्थ्य के प्रति सुविधा भी दिया जाएगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 चीज जोड़ा गया, 39 च और 39A, याद रहेगा। 39 का क ख ग घ में च जोड़ा गया है, और 39 का सब क्लॉज क जोड़ा गया है, याद रहेगा। चलो आर्टिकल 40 लिखो। आर्टिकल 40 समझने में दिक्कत तो पूछ लेना, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं दिमाग में बैठेगा नहीं। तो समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्या हुआ? पीआईएल ये नहीं है, पीआईएल अलग चीज है। पीआईएल का मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्णन किया गया है, डीपीएसपी के लिए उसका यूज नहीं है। डीपीएसपी के लिए कोई भी मामला जाओगे कोर्ट वहां पर सीधे मना कर देगा कि अवाध योग्य श्रेणी का हम कुछ नहीं करेंगे। पीआईएल का मतलब सीधे हुआ कि आपका 12 से 35 तक कोई भी चीज का उल्लंघन हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो आपके पास जानकारी है तो आप जाइए, और आपके पास जानकारी नहीं है तो आपके बदले आपका दोस्त चल जाएगा, पड़ोसी चल जाएगा। वो भी नहीं है तो कोर्ट अपने स्वतः संज्ञान ले लेगा कि ये मामला ऐसा है। फेसबुक पर देखेगा कोर्ट, कहानी मिलेगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। पीआईएल बिल्कुल अलग चीज है। पीआईएल को और इसको दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। आगे लिखिए 40, आर्टिकल 40 में लिखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उसे स्वायत्त संस्थान के रूप में, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उसे स्वायत्त संस्थान के रूप में शक्तियां एवं प्राधिकार सौंपना, तथा उसे स्वायत्त संस्थान का ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्थान के रूप में शक्तियां एवं प्राधिकार सौंपना, शक्तियां एवं प्राधिकार सौंपना, ऑटोनोमस बॉडी रहेगा वो, शक्तियां एवं प्राधिकार सौंपना। मुखिया का पावर ये है ग्राम पंचायत में कि मुखिया चाहे तो अपने गांव में थाना को एंट्री नहीं करने देगा, इतना पावर है, ठीक है। तो जो 29 विषय है उस विषय में मुखिया अगर चाह जाए कि थाना उसके क्षेत्र में नहीं आ सकता है, और थाना बिना पूछे किसी पर केस नहीं कर सकता है, तो मुखिया रोक सकता है। लेकिन मुखिया जी जाने तब ना, इतना पावर जानते ही नहीं वो लोग। मुखिया का एक ही काम है, मुखिया बनना है, अगला दिन अगला साल बोलेरो ले लेना है। मुखिया के पावर से इससे ज्यादा पावर अभी तक कहीं डिस्क्राइब नहीं हुआ है। इनोवा या बोलेरो है ना, दोनों चलता है। मुखिया बनने का एक ही लक्ष्य होता है कि 5 साल के भीतर एगो इनोवा हमारे पास हो जाना चाहिए। बाकी जनता तो फिर चुनेगी ही, अरे हमको नहीं चुनेगी, इनोवा चुन ली ना एगो, अगला बार फिर इनोवा आएगा दूसरे का, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में सीधे बोलता है ग्राम पंचायत की स्थापना करना है, और ग्राम पंचायत को 2 शक्ति देना। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब कोई भी पावर अथॉरिटी उसके पास है कि कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो 29 विषय उसको दिए गए हैं, 29 विषयों के लिए किसी प्रकार का कानून या प्रक्रिया निर्माण करने में पूरी स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ नियम बनाने की शक्ति मुखिया को है या ग्राम पंचायत संस्थान को है। पीआरआई इसके लिए काम कर सकता है। आर्टिकल 40 में कोई दिक्कत है तो पूछो। आर्टिकल 41 लिखो। आर्टिकल 41 लिखिए, इसमें कुछ दशाओं में, इसमें कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में जैसे, कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, बीमारी, अशक्तता, अशक्तता मतलब, अशक्तता मतलब हाँ शरीर से अशक्त है, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड उसको बोला जाता है। अशक्तता, अशक्तता लिख दे क्या? डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। अशक्तता आदि की दशा में, आदि की दशा में, आदि मतलब चाय वाला, आदि की दशा में, आदि की दशा में काम, शिक्षा या लोक नियोजन, काम, शिक्षा या लोक सहायता करना, काम, शिक्षा या लोक सहायता, काम, शिक्षा
या लोक सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, पाने का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य नियम बनाएगा। पाने का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु, सुनिश्चित करने हेतु राज्य, राज्य प्रभावी नियम बनाएगा। राज्य प्रभावी नियम, इफेक्टिव रूल, इफेक्टिव मतलब कि ऐसा नहीं कि फेल कर जाए, प्रभावी नियम बनाएगा। राज्य प्रभावी नियम बनाएगा, इफेक्टिव रूल क्रिएट करेगा। ठीक है, अब ये इसमें क्या समझाना है, कुछ समझाना तो है नहीं। अगर डिसेबल्ड हो, किसी श्रेणी में हो, VH श्रेणी में हो, जो भी श्रेणी तुम्हारा है, कैटेगरी से देखते ही हो, ठीक है, तो विजुअली हैंडीकैप्ड हो या किसी प्रकार का हैंडीकैप्सी है आपके अंदर, तो आपको क्या करेगा, सरकार आपके लिए रिजर्वेशन प्रदान करेगा। कोई वैकेंसी निकालेगा तो आपके लिए स्पेशल क्रिएशन कर देगा कि इनको रोजगार हो जाएगा 5 नंबर पर। ठीक है, बूढ़े हो गए हैं, बेगारी कर रहे हैं, हाँ तो बेगारी कर रहे हैं तो पेंशन दे सकता है, तो बुढ़ापा पेंशन या छात्रवृत्ति या उन बच्चों को जो हमको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ये सब किससे आता है। तो एग्जाम में प्रश्न यही पूछेगा कि सरकार के द्वारा नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 अभी तो बता दे रहे हो, एग्जाम में मत भूल जाना। तो जो भी बेरोजगारी भत्ता होता है या बुढ़ापा, वृद्धा पेंशन योजना जो है, जितना जो वृद्धा पेंशन योजना है, बुढ़ापा वाला जितना जो इस प्रकार का सरकार एडेड देती है, मतलब आपको सुविधा देती है, इसी में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। तो आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य क्या करता है, बिना कुछ काम किए हुए आपको कुछ पैसा दे रहा है, तो किस में आएगा, 41 में। समझ में आ गया। तो अगर तुमको ये कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि जो बेरोजगारी भत्ता है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसका संबंध किस आर्टिकल से है, 41, याद रहेगा ना। चलो देखते हैं, एग्जाम तक याद रहता है कि घोड़ के पी जाते हो। 42 लिखिए, 42 लिखिए, लिखिए, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, कार्य की न्याय संगत, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का, तथा कार्य की न्याय संगत तथा मानवीय दशाओं का, तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध करना, तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु, मातृत्व सुरक्षा हेतु, मातृत्व सुरक्षा हेतु क्या करना, मातृत्व सुरक्षा हेतु उपाय करना, सहायता का उपाय करना, सहायता का उपाय करना, उपबंध करना, विधि बनाना, जो लिखो लिख दो। सहायता का उपाय करना, उपबंध करना, जो लिखना लिखिए। सहायता का उपाय करना, उपबंध करना, उपबंध हो गया पूरा राज्य व्यवस्था का टर्म, उपाय हो गया जनरलाइज शब्द। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या क्या आएगा बताओ। तो जो इन मिशन इंद्रधनुष जानते हो, टीका पड़ता है, वो भी इसमें आ जाएगा। दूसरा है कि जो प्रसूति के लिए जो विभाग दिया गया है, जच्चा बच्चा के लिए पैसा ही मिलता है, 2000 या 2500 रुपया जो भी मिलता है पोषण के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। मतलब सरकार चाहती है कि जो फॉर्मल डिलीवरी हो, ज्यादा हो। जैसे हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, जानबूझ के सीजरियन करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, 1-2 मामला मैं खुद देखा हुआ हूँ। सीजरियन करने का कारण कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। अब जब पेशेंट तुम्हारे पास है, जच्चा बच्चा है, किसी को डर रहेगा, तो अंतिम मोमेंट में जाके अपना सिर्फ होगा सुनेंगे, जल्दी हड़बड़ाते हुए आएंगे, देखें देखें ऐसा कंडीशन हो गया है कि हो नहीं सकता है। अब इसमें क्या होगा, गार्जियन कोई भी रहेगा तो चाहेगा चलो भाई जल्दी कर दो, तो उस चक्कर में 50,000 60,000 टाल लेते हैं लोग। जबकि यहाँ पर सरकारी में ये नियम बनाया गया है कि बहुत अधिक प्रयास किया जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का। अगर नहीं होता है तो एक्सेप्शन है वो, मतलब अपवाद में अल्टरनेटिव रखा गया है कि रखा जाएगा। साथ में पोषण कार्ड मिलता है, जांच की सुविधा मिलती है, शुरुआती पैसा मिलता है। तो सरकार द्वारा गरीबों के लिए ये सब किया गया है। वैसी महिलाओं को जिनके पास आर्थिक क्षमता कम है, उन सभी माताओं के लिए मातृत्व लाभ योजना दिया जाता है, टीका का प्रबंध किया जाता है, बच्चों को टीका दिया जाता है। ये सब फ्री देता है कौन, सरकार, किस आर्टिकल के द्वारा, 42 के द्वारा, याद रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि मातृत्व सुरक्षा योजना या माताओं से संबंधित जितना जो योजना चला हुआ है किसके अंतर्गत चला गया है, याद रहेगा। मतलब माताओं से संबंधित पूरा योजना किससे है, 42 से। एक और चीज में है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का। अब देखो, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का मतलब सीधे यही हो गया कि जहां भी तुम काम कर रहे हो
उसका वो कंडीशन अप्लाई करना, जैसे यहाँ है तो ठीक है, एग्जिट रूम होना चाहिए, ठीक है, फायर वाला होना चाहिए, फायर स्क्रीन से तुम्हारा काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, हवादार वातावरण होना चाहिए, हवा चारों तरफ से आए जाए, ऐसा नहीं कि तुमको बंद कर दिया है बंकर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान रखना है, जो तुम्हारा सुरक्षा के मानक होते हैं उसको तय करना है, ड्रेस वैसा मिलेगा, सिक्योरिटी पर्पज से जो भी नीड होगा उसको फुलफिल करना है। ये सभी व्यवस्था कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा। तो सरकार जब भी हॉस्पिटल बनाती है, सरकार का जब भी किसी प्रकार का कोई भी उद्योग धंधा लगाया जाता है, तो पहले सेफ्टी रूल्स को क्रिएट किया जाता है। देखना वहां पर सेफ्टी रूल्स के लिए सारे काम किए जाएंगे। इसका अर्थ है कि किसी को उसी काम में लगाया जा सकता है जब वहां पर काम करने लायक माहौल हो, ठीक है। तो थोड़े के शेर के साथ तुमको छोड़ दिया जाएगा कि जाओ बात करो। यहाँ पर अगर रखा गया तो यहाँ पे एसी लगाया गया है ना, अरे एसी लगाया है ना ब्रजेश सरकार ने, ठीक है। तो एसी जो लगाया है क्यों लगाया गया है, कूल कूल होके पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, अब इधर से उतर रहा है फीस लेने के बाद ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, 43 में डैश देख लिखिए, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। मिनिमम वेज जानते हो क्या है, मिनिमम वेजेज एक लॉ है जिसमें होता है कि किसी दिल्ली में है कि 25,000 से कम सैलरी नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है तो प्राइवेट में, सरकार का तो छोड़ ही दो, प्राइवेट में तो मिनिमम 25,000 रुपया मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। फंडामेंटल जो भी हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 25,000 उसने तय किया। मतलब दिल्ली में अगर किसी संगठन में काम कर रहे हो और 25 से कम सैलरी देता है तो तुम क्लेम कर सको कहाँ पर, लेबर कोर्ट में चले जाओगे। लेकिन होता क्या है, 25 पर तो साइन करवाता है, देता कितना है, 15,000। तो यहाँ भी चोर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सीधे कहा है कि मिनिमम वेज का व्यवस्था किया जाएगा। बिहार में मिनिमम वेज है क्या कहीं पर, देखते हो प्राइवेट सेक्टर में, मन माने तो मिल गए मियाँ और न माने तो फिर, समझ ही रहे हो। तो वहां पर सीधे जाएगा पूछेगा 8,000 देंगे, अब 8,000 देंगे और कहीं जाओ रिसेप्शन पर तो कहेगा 6,000 देंगे। तो मिनिमम 6,000 में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसी से पूछना चाहिए देने वाले से कि 6,000 तुमको हम दे रहे हैं, तो अपना खर्चा चला के दिखाओ एक महीने। लेकिन वो कहेगा मजबूरी है, चूंकि हम भी इसी से शुरू किए थे, वही बोलता ही है कि हम भी जब शुरू किए थे जॉब तो आपको तो 6 मिल रहा, हमको 3,000 मिल रहा था, ठीक है। तो वहां पर यही लॉजिक देंगे कहीं भी। तो ध्यान रखना है कि मिनिमम वेज का है और इसके लिए सरकार के पास क्लेम होता है। यही कारण है कि बहुत जगह काम करोगे तो एग्रीमेंट नहीं करवाता है या साइन नहीं करवाता है, क्योंकि साइन करा के अगर कागज दे देगा तो तुम क्लेम ठोक दोगे तो उसको देना पड़ जाएगा। तो क्या कहता है, ओरली पैसा देता है, अकाउंट में नहीं देगा, ओरली पैसा दे देगा, तुम बात कर लेगा, आपको कैश में पैसा देगा। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस पर केस हो सकता है आर्टिकल किसके द्वारा, 43 के द्वारा। अब ये देखना, कुटीर उद्योगों, कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जैसे एम्ब्रॉयडरी का कोई काम कर रहा है, पत्ता बना रहा है, कोई पापड़ बना रही है, कोई अचार बना रही है, तो ऐसे ऐसे काम, कोई जूट का काम कर रहा है, कोई रस्सी बांट रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई किसी को टोपी पहना रहा है, ये भी आ जाएगा क्या, नहीं टोपी वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना जो ये सब काम है वो किस में आ जाएगा, कुटीर उद्योग में आ जाएगा। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मानक जिसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है, जो कृषि इनबिल्ड जो चीजें हैं उसका उपयोग करके क्या करते हैं, आर्थिक उपार्जन करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो गांव में अगर कोई टोकरी बीन रहा है तो क्या है, कुटीर उद्योग में आएगा। तो कुटीर उद्योग का विकास क्यों किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट, कुटीर उद्योग के लिए भी कोई काम सरकार के द्वारा क्या किया गया बता सकता है कोई, कुटीर उद्योग जो आर्टिकल आपने पढ़ा 43 में, इसका हम पूछेंगे कि इंप्लीमेंट बताओ, तो क्या है इंप्लीमेंट में, हथकरघा उद्योग देख रहे हो, खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट देखते हो, खादी वाला, तो कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे कहा जाए तो अभी आजकल जो जीविका दीदी जो चल रही हैं वो भी कुटीर उद्योग ही है, मिथिला पेंटिंग भी आ जाएगा। वैसा क्षेत्र जहां पर लोगों का ग्रुप मिलके इनकम जनरेट करता हो, सबका पूंजी लगा हो, और जब वो काम अच्छा करने लगेगी तो सरकार क्या देता है, मान्यता देता है, मान्यता देता है तो उसको फंडिंग मिले जाएगा। अब दो चीज है,
एक होता है एनजीओ और एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब दोनों को समझा देते हैं, हालांकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। SHG जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे तुम 5 आदमी मिल गए या तुम लोग क्लास मिल गए और तुम लोगों ने क्या किया, 20-20 रुपए या 50-50 रुपया तुम सब लोगों ने मिलाया और कोई एक फैक्ट्री या छोटा सा कोई चीज लगा दिया। मतलब 50-50 रुपया इकट्ठा किया और कलम का या कोई चीज का या कुछ भी एक खोल दिया, बोला कि यहाँ से हम लोग का जो पूंजी होगा बेचेंगे और जो इनकम आएगा फिर से हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इनकम आएगा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एक बड़ा अमाउंट खड़ा कर देंगे। समझ में आ गया? ये होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये इसमें कोई फंडिंग सरकार का नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें सरकार के द्वारा ऐड किया जाएगा, वैल्यू एडिशन, सरकार ने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन्वायरमेंटल प्रो कोई काम कर रहा है, इन्वायरमेंट को क्षति नहीं है, समाज को यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार यहाँ पर तुमको एक तो रजिस्ट्रेशन कर देगा सरकार और तुम्हारा कुछ पैसा दे देगा। जैसे ही सरकार फंडिंग करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंटल नहीं है, गवर्नमेंट का फंडेड है, तो वो SHG से सीधे कौन दर्जा मिल गया, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जैसे ही सरकार हायर करेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सरकार का अपना अंग आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले प्रयास होता है SHG का। तो SHG का मतलब सरकार का कोई वहां पर ये नहीं है, जैसे आजकल कमिटी सब खोलता है, कमिटी क्या है, SHG है। कमिटी लीगल थोड़े है, SHG है, अपने अपने अनुसार आप खेल रहे हैं, तो वो सब SHG है। आगे लिखिए, नेक्स्ट आर्टिकल 43 क लिखिएगा। आर्टिकल 43 क, MSME पर लोन मिलता, हाँ लोन मिलता है, लेकिन यहाँ कोचिंग से नहीं मिल पाएगा, बैंक जाइए। आपको नाबार्ड की तरह जाना चाहिए, नाबार्ड जाइए, बहुत सारा संस्था है उसके लिए, वहां पर मिलेगा। कोचिंग में तो लोन तो नहीं मिल पाएगा, कोई नहीं। आगे लिखे, नेक्स्ट 43 क में लिखिए, उद्योगों एवं उसके प्रबंधन में, उद्योगों एवं उसके प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हेतु कानून बनाना। उद्योगों एवं उसके प्रबंधन में मजदूरों के की भागीदारी हेतु, मजदूरों की भागीदारी हेतु कानून बनाना, कानून बनाया, कानून बनाना। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा DPSP में शामिल किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा DPSP में शामिल किया गया है। माइक्रो फाइनेंस जो लोन है, कृषि लोन है, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी है? CDB का नाम सुना है आपने? कब स्थापित हुआ था CDB? CDB का नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, बोलो CDB, और बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, BI, बैंक ऑफ इंडिया ही है ना, ठीक है। कब स्थापित हुआ था? नाबार्ड कब हुआ था? 1982 में, शिवरामन कमेटी की संस्था। प्रतिशत पढ़े नहीं हो तुम लोग का इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है क्या? तो GS है ना, तो GS में इकोनॉमिक्स नहीं पूछता है क्या? आता ही नहीं है, क्वेश्चन आता है, कहाँ हो तुम? GS में इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, यही सब पूछेगा सीधे। GS में सीधे पूछेगा कि IDFC बैंक कब गठित हुआ, ICICI बैंक कब खुला, SBI बैंक कब बना। सिंपल यही प्रश्न आएगा, उठा उठा के ही आएगा। मतलब जब GS का क्वेश्चन आता है तो जितना जो संगठन बना हुआ है वित्तीयन इकोनॉमिक्स में, सब रट जाना है। LIC कब बना, GIC कब बना, ड्वाकरा योजना कब लाया गया, मिशन इंद्रधनुष कब लाया गया, ठीक है। तो ये सारा योजना याद रखना है। चलो नेक्स्ट लिखिए, 43 ख, 43 ख लिखो। इसे 97वें संविधान, 97th, इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा, इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों के उन्नयन हेतु जोड़ा गया। सहकारी समितियों के उन्नयन हेतु,
सहकारी समितियों के उन्नयन हेतु जोड़ा गया। सहकारी समितियों के उन्नयन हेतु जोड़ा गया। सहकारिता विभाग आ गया है। गृह मंत्री प्लस सहकारिता विभाग दोनों किसके पास? अमित शाह के पास है। तो सहकारी जो सहकारिता विभाग है वो सहकारी समितियों के उन्नयन से जुड़ा हुआ है। मतलब कॉरपोरेट जो जगत है उसको किससे जोड़ना है? एमएसएमई से जोड़ना है। मतलब हमारा भारत का इकोनॉमी बूस्ट हो तो चलेगा, बड़े स्तर पर इकोनॉमिक चल रहा है, चलने दीजिए। जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन छोटे छोटे घरों में नहीं होगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र आपका जब तक कमजोर रहेगा, आपका देश मजबूत नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ग्राम अब सरकार का पूरा फोकस कहाँ पर है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों को स्थापित करना है, ताकि यहाँ के लोग का रोजगार क्रिएशन हो। यहाँ पर अच्छा इनकम अगर जनरेट करेंगे लोग तो देश में क्या होगा? समृद्धि आ जाएगा। अरे समृद्धि और विकास में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हो, अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सरकार का एक ही मकसद है कि हम उन क्षेत्रों में जहां तक विकास अभी नहीं पहुंच पाए हैं, वहां अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो क्या करेंगे? हम सहकारी समितियों का गठन करेंगे। ठीक, गन्ना बोर्ड, कॉफी बोर्ड बन नहीं रहा है, लीची अनुसंधान बोर्ड, ठीक है। यहाँ लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहा है, फूड पार्क बन रहा है, एथेनॉल का फैक्ट्री बैठाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब जॉब क्रिएशन के लिए है। मतलब ग्रामीण सेक्टर में वहां पर जॉब क्रिएट होगा, और जब उत्पादन होंगे तो उत्पादन निकलेगा तब बेचेगा गांव का साइड का लोग, तो बेचने वाला भी कमाएगा, और जो लोग है उसको सस्ता प्रोडक्ट भी मिलेगा तो खरीदेगा भी। तो बचत भी होना है और इनकम भी होना है। इस सिद्धांत के लिए क्या किया गया? 43 ख सहकारी समितियों के उन्नयन का प्रयास किया गया। इसका जो वास्तविक इंप्लीमेंटेशन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसलिए छोड़िए, आगे चलिए। आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 फिजिक्स में कहां तक हो गया क्लास? फिजिक्स में क्लास कहां तक हो चुका है? लाइट से ही शुरू ही किए थे। अरे यूनिट डायमेंशन से शुरू होना चाहिए था, हमेशा इजी से शुरू करना चाहिए था। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, सदिश, सदिश, वहां से शुरू करते तो आप लोग को ज्यादा क्लास जुड़ता। चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना तकनीक है पढ़ाने का। लिखिए आर्टिकल 44, लिखिए लिखिए इसमें, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए, आगे लिखिए, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नागरिकों के लिए एक समान, एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता, संहिता मतलब कोड, यूनिफॉर्म कोड, एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। कहाँ लागू है अभी? गोवा में। गोवा में क्यों लागू है? आजादी से पहले ही से लागू है। उत्तराखंड लागू कर दिया है अब। गोवा में लागू कब हुआ था? ईसाई आबादी था, अंग्रेज थे तो यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिए थे। भारत में पहला बार आजादी के बाद कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड में। और ये पूरे देश में लागू होगा, देखना तुम, समय है इसका, लेकिन पक्का लागू होगा, लागू होना भी चाहिए। अभी तो वक्फ बोर्ड को हटाया गया है, मतलब संशोधन किया गया है, उसके बहुत सारी संपत्ति भारत सरकार के पास आएगी, उसके बाद धीरे धीरे आदमी कदम बढ़ाएगा, देखना होगा ये भी। आगे लिखिए, क्या हुआ? सब राज्य करेगा, राज्य के अंदर राज्य अगर करना चाहे तो कोई रोक देगा? पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसके कारण लोग वोट बैंक के लिए नहीं करता है। तो राज्य चाहे तो हर राज्य कर सकता है। बिहार नहीं कर सकता है क्या? यूपी नहीं कर सकता है? कोई राज्य कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना उनके अपने अधिकार क्षेत्र में है। आर्टिकल 44 लागू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन लागू नहीं करना चाहते हैं वोट बैंक के लिए, कि हम लागू करेंगे तो एक विशेष वर्ग का हमको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट 45। आर्टिकल 45, 45 में लिखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यही प्रश्न पूछ के फंसाता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करने का अधिकार। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करने का अधिकार। यहाँ 6 वर्ष का मतलब 0 to 6 है, 1 से 5 वर्ष, मतलब 6 वर्ष का अंतर 0 to 6, ब्रैकेट में कर देना 0 to 6, क्योंकि यही ऑप्शन में देता है सीधे। ठीक है, लिखो इसे
इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। 86th, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 43 ख बोर्ड दीजिए सर। 43 ख में हम क्या ऐसा छोड़ दिए? सहकारी समितियों का उन्नयन बताए थे। सहकारी समितियों का उन्नयन करने से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। 97 CAA 2011 में इसको शामिल किया गया था DPSP के भाग 4 में। चलिए ठीक है। अब क्या करेगा? एक है 0 से 6 और एक कितना से कितना है? 6 से 14। 6 से 14 का प्रावधान कहाँ है? मौलिक। अब मौलिक कर्तव्य में क्या है? मौलिक अधिकार में जनरली किसका चर्चा है? 6 से 14। मौलिक कर्तव्य में किसका चर्चा है? अभिभावक प्रेरित करेगा, सिंपल है। आदेश दिया गया है, कर्तव्य है, एसेंशियल नहीं है। लेकिन DPSP में क्या किया गया है? 0 से 6। अब 0 से 6 को डाल देगा जानबूझ के कहा? मौलिक अधिकार में। क्वेश्चन जब पूछता है तो ये सेक्शन कहाँ कर देगा? मौलिक अधिकार में। अब बहुत बच्चा तुरंत टिक मार के चला आएगा। तो DPSP में 0 से 6 है और फंडामेंटल राइट में 6 से 14 है। याद रहेगा? चलो आगे लिखो, नेक्स्ट आगे लिखो। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 लिखिए, SC एंड ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा। ऐसे लिखिए, अनुसूचित जाति जनजाति, बहुत टाइम लगेगा। SC शेड्यूल कास्ट एंड ST तथा 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 अन्य अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, साथ ही साथ अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। अर्थ मतलब पैसा, शिक्षा तथा साथ ही साथ अर्थ संबंधी हितों, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, मतलब बढ़ाना, अभिवृद्धि करना, अभिवृद्धि करना, अभिवृद्धि करना, करना। हो गया, पूर्ण विराम लिखिए। इसमें एक और चीज जोड़ा गया है जो याद रखना होगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसी में लिखिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय के तो कितने आयाम हैं, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। हो गया। अब बताओ, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ता है? सामाजिक न्याय में क्या आता है? सामाजिक न्याय के विषय के बारे में। अब सिर्फ सामाजिक न्याय के सामाजिक न्याय में अंतर्निहित है: A शिक्षा का अधिकार, B भूमि का प्रबंधन, C रोजगार की समानता, D पर्यावरण का संरक्षण। क्या आएगा? रोजगार। सामाजिक न्याय मतलब जितना हमारे पास भौतिक संसाधन है सबको बराबर बराबर बांटों में हम बांट देंगे। तो बराबर भाग कौन कौन सा हो सकता है? तो शिक्षा के लिए क्या करेंगे? हम प्रबंध करेंगे। तो सामाजिक न्याय में शिक्षा का प्रबंध मतलब कि अमीर गरीब के लिए एक समय स्कूल कहीं पॉसिबल हो सकता है क्या? तो हमारी इच्छा में मौलिक अधिकार है, हम कहीं जाकर पढ़ाएं। लेकिन भूमि जो है, जो भूमि है उसका बंटवारा तो बराबर किया जा सकता है। अरे भूमि का बंटवारा बराबर नहीं किया सकता है? किया जा सकता है, ठीक है। और क्या है? रोजगार। रोजगार के अंतर्गत सरकार के पास पावर है, वो तो रोजगार ज्यादा कम करके सामाजिक न्याय दे सकता है। तो सामाजिक न्याय का संदर्भ क्या है? बहुआयामी है। और सरकार क्या करेगी? समय समय पर तय करेगी कि हमको समाज को क्या देना है। और जनरली याद रखना, जितना जो योजना बनता है वो सिर्फ कमजोर वर्गों के लिए ही बनाया जाता है, भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा। योजना कभी भी सबके लिए नहीं बनता है। सबके लिए योजना बनता है वो कानून बोलते हैं उसको। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सरकार के द्वारा योजना किसके लिए बनाई जाती है? सरकार जो बजट पेश करती है वो किसके लिए पेश करती है? दुर्बल वर्गों के लिए, गरीबों के लिए। सामाजिक रूप से कभी देखो सरकार लिखा है कि हम मध्यम वर्ग को ये देंगे या उच्च वर्गों के लिए ये देंगे? कभी देखे हो क्या आज तक?
ठीक है, वो तो शिक्षा में बराबर करेंगे तो किसी को मिल गया, वो तो उसका आंकड़ा तय होता है ना कि इतना अपना इनकम है, इतना अधिक इससे ज्यादा है तो टैक्स रिजिम में नहीं आते हो, रिबेट मिलेगा। इससे ज्यादा कम है तो तुमको सारा योजना का लाभ मिलेगा, इससे ज्यादा है तो तुम क्रीमी लेयर में हो। ये तो है ना। तो सरकार जब भी योजना बनाती है तो किसके लिए बनाती है? दुर्बल वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए। ये मत सोच लेना कि सरकार योजना बनाती है तो बहुत ही अमीर वर्ग के लिए बना, हाँ अमीर वाले को सुविधा देती है। अमीर, अब कोई आदमी अडानी के यहाँ पर पोर्ट खोलना चाहता है तो बहुत आदमी विरोध करेगा, सब अडानी को बेच दिया, सब अंबानी को बेच दिया। तुम जाके ऑक्शन कर लेता, तुम्हारे पास क्षमता है, तुमको रोका था सरकार? ऑक्शन तो सरकारी रहता है, जाके ऑक्शन कर लो कि हम बनाएंगे पोर्ट यहाँ पर। तो जब तक पैसा नहीं होगा तो इंडस्ट्री में उद्योगपति ही ना पैसा निवेश करता है कहीं भी। फ्रांस में करे, अमेरिका में करे, इंडिया डायस्पोरा करे, कहीं भी करे तो उद्योगपति ही ना कहीं निवेश करेगा। तो झगड़ा किस बात का करना है? ठीक है, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। 47 कितना हुआ ये? 47 लिखिए। 47 लिखिए जल्दी, आज 51 करवा ही देंगे। 47 लिखिए। 47 में लिखिए, राज्य के द्वारा लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने, राज्य के द्वारा लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने, राज्य के द्वारा लोगों के पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना, एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना, प्राथमिक कर्तव्य मानना, लोक स्वास्थ्य के सुधार को, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के सुधार हेतु लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक मानना, प्रायोरिटी देना राज्य के द्वारा मानना। साथ ही साथ मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन को प्रतिषेध करना। साथ ही साथ मादक पेय पदार्थ जो बंद है बिहार में, मादक पेय पदार्थ तथा नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंध करना, नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंध करना, प्रतिबंधित करना शब्द होगा, सेवन को प्रतिबंधित करना, प्रतिषेधित करना, जो लिखना है लिख सकते हैं, प्रतिबंधित करना। बिहार सरकार ने लिक्वर पॉलिसी लाया और बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी, मामला गया कोर्ट में, कोर्ट कहेगा कर सकता है क्योंकि डीपीएसपी का मामला है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शराबी ग्रुप का एक पहुंचा हुआ शहंशाह था, उसको बिना शराब के रहा नहीं आता था। तो लिक्वर का जो एडिक्टेड पर्सन होता है उसको बहुत दिक्कत हो गई, तो शराब को दिल पर लेके कहाँ पहुंच गया? कोर्ट, हाई कोर्ट। कहा कि ये गलत कर सकता है, हमारी इच्छा है, पीने की इच्छा भी हमारे जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो सरकार बोला या कोर्ट बोला था पानी पियो, दूध पियो, जूस पियो, बहुत सारा चीज है। तो बोला कि ना पानी पियेंगे, ना दूध पियेंगे, ना जूस पियेंगे, तीनों का जो मिक्सचर होता है ना वो सब इसमें शामिल है, हमको ये पेय पदार्थ पीना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा चीज है जो कोई रोग ही नहीं होता है, और जब तक नहीं पीते हैं हमारा नींद नहीं खुलता है, बुद्धि नहीं चलता है, ये है वो है, बहुत सारा कारण बताया। एक तो यहाँ तक बता दिया कि अगर हम ना पियेंगे तो 7 दिन के अंदर में हम मर जाएंगे। ठीक है, कोर्ट बोला इतना एसेंशियल, तो बोलता कि हाँ ये मेरे लिए मेडिकेटेड है। ठीक है, तो जो ही एडिक्टेड व्यक्ति हैं कुछ दिन तक परेशान रहे, तो सरकार ने एक और पॉलिसी बनाया। यहाँ का सरकार ने नहीं, एक और सरकार है जिसने, गुजरात ने, वो भी बंद किया था। तो वहां पर जो बहुत आदमी थे जो बिना उसके रह नहीं सकते थे, तो पागल होने लगे, साइकेट्री से दिखाया गया। तो वहां पर डॉक्टर का टीम सलाह दिया कि अगर इसको एक एक चम्मच भी न दोगे तो ये मर जाएगा। तो उसके लिए कोटा आता है, बिहार ये गुजरात में कोटा सिस्टम है, तो उन व्यक्तियों का कार्ड पास किया गया कि ये सब भयानक शराबी हैं। ठीक है, इनके पास कार्ड होना चाहिए। अभी कार्ड लेके जाएंगे कहाँ? तो शराब के दुकान पर जो सरकारी लाइसेंसी होगा, कार्ड दिखाएंगे, वहां से बोतल लेके आएंगे, और बोतल का लिमिट भी वहां तय होता है, इससे ज्यादा नहीं पीना है, उतना ही देगा, छोटा छोटा किस्त में बोतल देता है। तो उनका जीवन कहाँ चल रहा है? होम टू लिक्वर शॉप, लिक्वर शॉप टू होम, यही तक उनका जीवन है। बिहार में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिहार में ड्रग्स के लिए किया। जैसे कि तुम ऑपरेशन होता है तो जब भी सर्जरी होगा तो तुमने एक टर्म सुना होगा कि आदमी को बेहोश किया जाता है, उसको क्या बुलाता है? एंथेनेसिया। तो एंथेनेसिया में क्या होता है कि तुमको ड्रग का एक इतना बड़ा अमाउंट डोज दिया जाता है जो तुम्हारे अचेतन माइंड को क्या करे? बंद कर दे। मतलब तुम
सो जाओ। सोने का मतलब है कि तुमको पता ना चले, शून्यता की स्थिति में तुम्हारा सांस चल रहा है, लेकिन तुमको उस समय क्या करेगा, तुम गंभीर निद्रा लिला देगा। तो डोज के लिए जब भी ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया डॉक्टर से मिला आता है। अब एनेस्थीसिया डॉक्टर 3-4 सवाल करती है, गुटखा खाते हो? तो नहीं सर, सच बोलना नहीं तो समझ लेना। तो सर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ठीक है। और क्या करते हो, गांजा पीते हो? तो सर पहले पीते थे, अब पीते हो कि नहीं? तो हाँ सर, 2 भांग का गोला खाते हैं डेली। तो जो जहां भी जो नशीला सेवन करता है उसको कितना डोज देना है, डोज ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि उसको 4 5 अगर कम डोज मारोगे तो बेहोश नहीं होगा। वो ऑपरेशन पेट फाड़ हुआ, हाँ मेरा पेट फाड़ रहा है, उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि नाप करके डॉक्टर पूछता है, सवाल लिखता है, तब बताता है कि झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोलोगे तब बीच ऑपरेशन में तुम्हारा कैंची फाड़ते हुए तुम उठ के खड़ा हो जाएगा, बोला ना ना ना, तो सही बताओ। तो सही बताया जाता है कि इतना डोज लेते हैं, तो बता देगा कि हम ये खाते हैं, तो उसका डोज बढ़ाया जाएगा। जो कुछ नहीं खाता पीता उसका सिंपल डोज होता है, एंथेनेसिया देगा, ऑपरेशन होगा, समझ आ गया। तो उन ड्रग्स को सरकार नहीं रोकेगी, क्योंकि वो जरूरी है किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। बाकी सारा चीज को रोका गया है। मतलब अल्कोहल का यूज बिहार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाई के रूप में हो रहा है। दवाई के रूप में अल्कोहल का यूज हो रहा है। बीच में क्या किया था कि सर्दी का जो खांसी का दवाई था सिरप टोरेक्स, वो भी क्या किया था, शराबी सब लगा था मारने, इंसुलिन पीने लगा, सूखा ड्रग्स बढ़ गया। तो सरकार ने क्या किया, उस पर भी रोक लगा दिया कि टोरेक्स नहीं बिकेगा। क्योंकि 4 गो टोरेक्स लेकर मार के सब भंगिया रहता था, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ मात्रा तक नशा होता है। अरे सर्दी खांसी होगा तो सर्दी का सिरप पीना, देखना ग्रिलिंटक्स है, दोनों है, ड्राई भी है, कफ भी है, पीना तो देखना नींद खूब आता है। क्योंकि उसमें ड्रग का कुछ मात्रा होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक थोड़ा रिलैक्स नहीं करोगे, तब तक सर्दी खांसी ठीक नहीं होगा। तो सरकार ने मादक पेय पदार्थ को खत्म बंद कर दिया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखना है, किन किन चीजों में नहीं, चिकित्सा के लिए जरूरी है, औषधि के रूप में आप उसको ले सकते हैं। हेम्प मतलब भांग, भांग का ही प्रयोग होता है दवा के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिहार में क्या हुआ कि जो शराबी सा था, वो रात भर में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, किस चीज में, सूखा नशा में। तो सुलेसा, वो पंचर के दुकान पर जाकर सुलेसन मांगते रहता है कि थोड़ा, हाँ पूरा एकदम यूज कर रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, मतलब अनुभव है, वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या लिखिए 48, मतलब सॉरी प्रश्न बोल रहे हैं, आर्टिकल 48 लिखिए, 48 लिखिए। लिखिए, कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, तथा तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार गायों बछड़ों या अन्य दुधारी, गायों बछड़ों, फिर से बोल देता हूं, कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार गायों बछड़ों व अन्य दुधारू वाहकों, गायों भैंस, गायों बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं पशुओं की नस्लों का परिरक्षण करना, सुधार करना, की नस्लों का परिरक्षण करना। टर्म क्या करे, लिखा हुआ है संवैधानिक टर्म है, तो हम कैसे बदल दें। पशुओं का परिरक्षण करना, नस्ल सुधारना, परिरक्षण करना, नस्ल सुधारना, और उनकी हत्या को प्रतिबंधित करना, और उनकी हत्या को प्रतिबंधित करना, और उनकी हत्या को प्रतिबंधित करना। समझ में आ गया? अब देखोगे तो सीमन देखते हो गांव साइड में बछड़ा के लिए, अब पहले क्या होता था कि एक प्रकार का प्रक्रिया था, ठीक है, सांड उड़ का जो बात करते थे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पौराणिक प्रथा है उसको लेके चलते थे। बाद में सरकार ने क्या किया कि यहाँ आप देखेंगे तो पूर्णिया के एक जगह है औरांग, या हिंगना नाम है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, पूर्णिया में। तो वहां पर क्या किया है कि सीमन बैंक स्थापित किया गया है। इसका अर्थ है कि वहां पर नस्ल सुधार के लिए, ब्रीड सुधार के लिए सीमन बैंक है। तो ग्रामीण सेक्टर में क्या करता है, डॉक्टर जाता है, जो पशु डॉक्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं पशु डॉक्टर को इंग्लिश में, वेटरनरी डॉक्टर। तो वो क्या करता है कि नस्ल सुधारना, तो वो सीधे पूछेगा आपसे कि किस प्रकार का बच्चा चाहिए, बछड़ा कैसा चाहिए। तो कहेगा कि हमको जेनस साहिवाल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जर्सी चाहिए जो ज्यादा दूध देता हो। तो वो उस प्रकार का सीमन डाला जाता है, तो वैसा ही बच्चा प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर सीधे कहा गया है कि हम क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी कि पशुओं के नस्ल को सुधारेगी। मतलब बछड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है। तो जमुना पाड़ी बकरी एक नया आया था बीच में,
तो कभी प्रश्न पूछता था कि जमुनापाड़ी बकरी किससे जुड़ा, जमुनापाड़ी नस्ल किसका है, तो बकरी का है। भैंस का देखोगे तो बहुत सारा नस्ल की चर्चा होगा। मुर्गी मुर्गा का बहुत सारा नस्ल आ गया है। एक होता है कुक्कुट में देखेंगे 2 प्रकार का है। पहले होता था लेग हॉर्न जो देसी है, और उसके बाद ब्रायलर जो उजला वाला देख रहे हो। ये सब जो खाता है उसको बहुत बड़ा दिक्कत होगा हड्डी का, क्योंकि इसको अस्टिटेइस हो रहता है, क्योंकि इसे चलता फिरता नहीं है। तो इसका जो पैर है, पैर में क्या होता है, एक बीमारी हो जाता है इन मुर्गियों को। इसको खाने वाले को हड्डी का रोग हो रहा है आजकल नया, तो अपडेट कर लिया, जो खा रहा होगा थोड़ा कम खाना। दूसरा है बर्ड फ्लू, अब देख ही रहे ऑलरेडी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लेग हॉर्न जो मुर्गा होता था वो इधर उधर घूमते रहता था, बहुत तरह तरह के वेराइटी वेराइटी का चीज खाते रहता था, ठीक है। मछली से भी वेराइटी वेराइटी का चीज खाता है तो स्वाद मिलता था उसमें। कुछ भी खा रहा है, गंदा पंदा सब खा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि शरीर में जा रहा है, स्वाद मिलता था। अब स्वाद क्या हुआ, खत्म हो गया है, क्योंकि क्या किया जा रहा है, तो सुई के द्वारा इंजेक्ट करके उनको बड़ा किया जाता है। तो तुमको पूरा तरह से केमिकल रूप से मुर्गा मिल रहा है। मुर्गा को 2 दिन 4 दिन में बढ़ा के 5 kg का 4 kg का कर देगा। तो तुम सोच रहे हो कि क्या इसका फायदा है क्या शरीर को, नहीं, हानि है। जैसे कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा जब तुम दवा लेते हो तो शरीर के सेल को जबरदस्ती काम करवाता है वो। एक हुआ था कि हम अपने आप, मेरा शरीर काम कर रहा है नेचुरल खाना से, एक होता है दवाई खा रहे हैं, तो दवाई क्या करता है, फंक्शनिंग ज्यादा करता है। तो यहाँ पर नस्लों के सुधार के लिए क्यों किया गया है, सोचे हो कभी, जनसंख्या बढ़ रहा था। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो देहाती जो नस्ल है उसका दूध का क्वालिटी क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी बहुत कम होता है। तो इतने लोगों को जो दूध, सुधा का जो दूध हम लोग पी रहे हैं, या दही, जितना प्रकार का वेराइटी है, वो कैसे मिल रहा है पता है, क्योंकि 48 का प्रावधान करके यहाँ पर सरकार ने बहुत प्रकार का संशोधन किया, और बहुत प्रकार के नस्ल सुधार का प्रयास यहाँ कर रहा है। आप देखेंगे कृषि के अनुसंधान के लिए बिहार में कौन सा क्षेत्र है, भागलपुर का सबौर है ऑलरेडी। सुमित्रानंद पंत यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं ऑलरेडी, दिल्ली में देख रहे हैं सुमित्रानंद पंत यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारा सा यूनिवर्सिटी है जिसका काम है बायो मॉडिफिकेशन। इसका अर्थ सीधे हुआ है कि जानवरों के नस्ल से लेके अनाज से लेके सब क्या हो रहा है, जीनोम टेक्नोलॉजी से बदल रहा है। कुछ दिनों में चाइना ने एक ऐसा चावल बनाया है जिसको पानी में उबालना नहीं है, उसको पानी में खाली देख फूलने के लिए रख दो, तो 2 किलो रखोगे तब फूल के हो जाएगा 5 kg, और उसी को खाएगा वो। इन फ्यूचर में कैसा कैसा आम आने वाला है जिसमें आम का ब्रीड बहुत बड़ा बड़ा होगा, स्वाद नहीं मिलेगा लेकिन प्रोटीन बहुत मिलेगा उसमें। तो क्या होगा, मिनरल को खाली वहां भरेंगे, नेचुरल धीरे धीरे आम क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आबादी को देखते हुए। और फूड जो कंजर्वेशन किया जा रहा है, फूड कंजर्वेशन में क्या किया पता है, फूड जब जहां भी खाना बन रहा है, खाना का जैसे ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जाओगे, खाना का तो सारा चीज उसमें कर देता है, सारा कर्म हो जाता है, जमा उमा के बेच रहा है, लोग खा भी रहे हैं। अमेरिका में, अन्य देशों में क्या होता है, वो लोग प्रिजर्व चीज खाता है, फ्रिज में रखा हुआ है मांस, निकाला बनाया खा लिया। पॉपकॉर्न रखा हुआ है, निकाला उसको हल्का उबाला खा लिया। भारत में अभी तक ठीक है, भगवान करे कि 200-300 साल तक हम लोग का एज तक कम से कम ठीक रहे, कि हम लोग उबाल उबाल के बना बना के खाए। तो भविष्य में यहाँ भी वही लगना है, फ्रिज से निकालना है, मार लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आर्टिकल 48 क लिखिए, छोड़ ही देंगे, 51 करा के छोड़ देंगे, फिर कल इसका कुछ पार्ट रहेगा वो करा देंगे। 48 क लिखिए, लिखिए इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 42nd संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लिखिए, यह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, यह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास करने से संबंधित है। साथ ही साथ वन एवं वन्य जीवों, वन मतलब फॉरेस्ट, और वन्य जीव मतलब उसमें रहने वाले प्राणी, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण संरक्षण का प्रयास करने से संबंधित है। संरक्षण का प्रयास करने से संबंधित, संरक्षण में रक्षा भी आ जाता है, सब आ जाता है, करने से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये सब क्या है, सब 48 क के द्वारा स्थापित है। जितना जो अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जितना जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तितली पार्क है, गाय अभयारण्य है, नीलगाय अभयारण्य है, ऊंट के रिजर्वेशन प्रिजर्व करने के लिए ऊंट के लिए लगाया गया राजस्थान में बीकानेर में।
तो जितने जो जानवर है उनको प्राकृतिक माहौल में संरक्षण करना है, उनके ब्रीड को, नस्ल को सुधारना है, उनको बढ़ावा देना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? 48 क का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। हाल ही में तेलंगाना के द्वारा कुछ क्षेत्रों में आग लगाया गया है और वहां पर पार्क बनाया जा रहा है। कितने जीव जंतु मारे गए, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न इस बार पूछने की संभावना है, क्योंकि ये मामला केस स्टडी का है, मेंस में जरूर पूछना चाहिए। हम अगर एग्जामिनर होते, प्रश्न सेट करना होता तो ये क्वेश्चन जरूर सेट करते कि 48 कब बोलता है कि हम रिजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, और ये क्या कर रहा है? पार्क बनाने के लिए जानवर सबको हटा दिया, पेड़ काट दिया, सारे जानवर मर गए। उस पर तो केस होना चाहिए था। लेकिन ये भी देखना है राज्य का काम क्या है? राज्य के नागरिकों को विकास सुविधा देना। उस आधार पर सही काम कर रहा है, लेकिन पर्यावरण को और जानवर को क्या किया? नुकसान कर दिया। अब ये मामला एनजीटी को जाना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे देखेगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो हम मान के चलेंगे कि सरकार, तो रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। उसमें लास्ट में देखो, पहले क्या होता था ना कि बहुत लोग ऐसे थे जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए थे, तो उनको क्या किया? सरकार मार काट के हटा दिया। कितने लोगों का हत्या हो गया जो समाज सेवी थे, जो पर्यावरणविद थे। सरकार सुनता नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस मामला में भी देखो क्या होता है, यही देखना है। लेकिन केस स्टडी में प्रश्न पूछेगा तो तुमको 48 का ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएगा। क्योंकि जो भी मामला करंट सिनारियो का है, कोई भी ऐसा मामला जो पेपर में या तुम न्यूज में देख रहे हो, किसी आर्टिकल से अगर टच कर रहा है तो उस आर्टिकल को बार बार पढ़ो। क्योंकि एग्जामिनर पेपर पढ़ता है, वो बुढ़ा सब बैठ के किताब नहीं पढ़ता है। लेकिन जो एग्जामिनर सेट करता है वो दिन भर पेपर जरूर पढ़ता है। वो हिंदी पेपर, न्यूज पेपर दे का के काम ही क्या है? ऑफिस जाना है, पेपर पढ़ना है। तो पेपर वाला प्रश्न उसके दिमाग में होता है, ध्यान रखना इस चीज को। वो जरूर सेट करेगा, किताब का नहीं सेट करेगा, कम करेगा, लेकिन पेपर वाला प्रश्न उसके दिमाग में रहेगा। वो जो दिमाग में रहता है, तो जब पेपर सेट करता है तो उस आर्टिकल को ढूंढ के वो सेट करता है। ये मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूँ एग्जाम निकालने का, और तुम देखना ये होता है। यूपीएससी तो 100% ये चीज करती है, स्टेट पीसीएस भी करेगा, क्योंकि बीपीएससी आपका कंडक्ट कर रही है। तो जो भी पेपर का जो सिनारियो है 1 मंथ का, देखना अगर किसी पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी आर्टिकल टच कर रहा हो, कोई भी मामला हो, तो थोड़ा उसको ध्यान रखना है, पढ़ना है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको करा दे इस सेंस में, प्रेजेंट का। करेंट अफेयर्स के लिए अभी देखो क्या होता है, नहीं तो करंट अफेयर 1 साल का किसी भी किताब को आधार बना के हम करा देते हैं। उसमें क्या होता है, करंट एक बार पढ़ोगे कुछ नहीं होना है, अभी से करंट उठाओ और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि एक बार में सीधे बर्डन आएगा, लास्ट में करंट रटोगे, आधा दिमाग में रहेगा, क्योंकि एक करंट होता नहीं है। तो करंट के लिए अभी से आपको प्रयास करना है, 1 साल का करंट के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि विधिवत हम क्या करेंगे, जब नारियल फोड़िए के शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत कर दीजिए। 49 डेली पढ़िए करंट अफेयर्स। एक आप सोचो ना, 1 साल का खाना 1 दिन मिलेगा तो अच्छा लगेगा? 1 साल का खाना 1 दिन अगर खिलाया जाए तो फिर क्या होगा शरीर का, बताइए। लिखिए 49। 49 सर आ गए हैं, चलिए लगाइए, छोड़ ही रहे हैं। 49 लिखिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। 49 में लिखिए, राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं, राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं, स्थानों, स्मारकों, स्मारकों का संरक्षण करना, का संरक्षण करना। जितना भी हमारा राष्ट्रीय हेरिटेज साइट है सबको संरक्षण किया जाएगा 49 के द्वारा। तो जितना जो हेरिटेज साइट है, ताजमहल से लेके, लाल किला से लेके, अभी बिहार में जितना क्षेत्र है, सासाराम का पूरा, मुंडेश्वरी माता मंदिर, लाल किला, पटना, ठीक है, पटना में कौन, गोलघर, ये सब हेरिटेज है, इस सब का सुरक्षा करेगा 49 से। आर्टिकल 50 लिखिए। कार्यपालिका एवं, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथकीकरण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथकीकरण मतलब अलगाव। यहां ब्रैकेट में कर दीजिएगा, राज्य, राज्य की सेवाओं में, राज्य की सेवाओं, पृथकीकरण, अलगाव कर दी। हिंदी लिख दो, हिंदी लिख दीजिए। पृथकीकरण लिखने में दिक्कत है तो सीधे लिखिए अलगाव, कोई दिक्कत नहीं है, अलगाव। ब्रैकेट में राज्य की सेवाओं में, ब्रैकेट में ये टर्म लिखना है, राज्य की सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होगा, अलग अलग रहेगा। दोनों में क्या होगा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के बीच, तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना, तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना, संबंध कायम करना। साथ ही साथ,
साथ ही साथ किसी भी मामले में एक साथ मध्यस्थता करना, किसी भी मामले में एक साथ मध्यस्थता करना, किसी भी मामले में एक साथ मध्यस्थता करना, आदि हींग, लहसुन, अदरक, जो भी लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। हो गया 51 समाप्त। अब आर्टिकल 36 से लेकर 51 का प्रोविजन लिखवाया है। अब गांधीवादी तत्व कौन है, समाजवादी तत्व कौन है, राजनीतिक तत्व कौन है, इसके बारे में कल लिखवाएंगे। कुछ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में टकराव वाला है उसके बिंदु लिखवाएंगे, कुछ केस स्टडी लिखवाएंगे। कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, कल टॉपिक समाप्त होगा। उसके बाद चलेंगे हम क्या, कर्तव्य पर। कल आपका टेस्ट भी है, ध्यान रखना है, टेस्ट कल होगा। कल भारतीय नागरिकता का टेस्ट होगा, हो गया है, प्रिंट हो गया है, सब क्लास तैयार है टेस्ट का। आज कल टेस्ट होगा, तो टेस्ट में क्या कीजिएगा, ऑनलाइन वाले कैसे लेंगे, उनको ग्रुप में चला जाएगा, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, यहाँ पर हम डिस्कशन करवा देंगे। आप लोग यहाँ बैठ के चाहेंगे तो दे सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, पहले आ जाइएगा, टेस्ट दे देना है, और टेस्ट दे के एनालाइज कराएंगे तो ज्यादा फायदा है। ऐसे सब ऑनलाइन डाल दिए, सब बना के फिर यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जितना भी आए नागरिकता तक क्वेश्चन आना है, बस इतना ध्यान रखना, शुरू से लेकर नागरिकता तक, भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर नागरिकता तक, भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर नागरिकता तक जो पढ़ा दिए हैं आएगा। यहाँ पर ही मौलिक अधिकार और ये सब नहीं पूछ रहे हैं, फंडामेंटल राइट नहीं लाएगा, नहीं पूछेंगे, 12 से 35 नहीं पूछेंगे। नागरिकता तक याद रखो ना, 11 तक, आर्टिकल 11 तक याद रखना, 1 से आर्टिकल 11, भारतीय संविधान का निर्माण, कहानी, संविधान सभा का बैठक कब हुआ, कौन कौन कमेटी है, ठीक है, राज्यों का निर्माण, राज्यों का गठन, कमेटी कौन कौन है, ये सब पूछेंगे। चलिए आप सभी का फिर से अब मिलते हैं, ठीक है। 51 में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग स्थापित करना लिखिए। कल मैं यहाँ पर रिपीट करवा दूंगा, दूसरा सेक्शन होने वाला, क्लास होने वाला है। इजाजत दीजिए जाने का, कल फिर मिलते हैं, पहले टेस्ट लेंगे फिर क्लास होगी, जैसा भी देखते हैं कल देखते हैं। आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।